दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। ये काफी इंपॉर्टेंट वन शॉट है। कई बच्चे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर कल मेरा पेपर है, तो हम पूरा ये वन शॉट अभी शूट कर रहे हैं। ज्यादातर पार्ट 2024-25 वाला जो पेपर है पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर हम लगा भी देंगे पेपर। सबसे पहले आपको पता है पेपर में 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, फिर 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से कोई 3 करने होते हैं जो 15-15 नंबर के होते हैं, और उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 25 नंबर का होता है और एक ही करना होता है। तो वो सारा हमने यहां पर लगाया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट मेरे पास है, वो भी हम इस वीडियो के आगे ऐड कर देंगे। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो हम ये नहीं कह रहे आप क्रांति कर दोगे, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कल आपका पेपर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फेल नहीं कर पाएगा कोई आपको, बस सीधी सी बात है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट में आया हुआ है, सर जी आपने कहीं भी शॉर्ट लगा दिए, कहीं भी लॉन्ग लगा दिए, इसलिए लगाए हैं क्योंकि पहले पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद फिर और बहुत सारे लॉन्ग हम आगे लगा देंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया है कि जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये IF1, IF2, IF3, इसका फुल फॉर्म क्या है? I फॉर इनिशिएशन, F फॉर फैक्टर। ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं इनका क्या रोल होता है? तो रोल अलग अलग है। जैसे जो IF1 होता है ये क्या करता है, साइट को ब्लॉक कर देता है ताकि जो पहला tRNA है वो साइट पर आ पाए भाई। ठीक है, जो दूसरा वाला होता है ये क्या करता है, ये tRNA को राइबोसोम तक लेके जाता है, और जो तीसरा वाला होता है ये क्या करता है, ये छोटी वाली यूनिट्स को अलग कर देता है और बड़ी वाली यूनिट्स को अलग कर देता है, तथा mRNA को करेक्ट स्टार्ट कोडॉन आइडेंटिफाई कराता है ताकि सही से प्रोसेस हो सके। आरएनए का मोटा मोटा काम क्या होता है बताओ? आरएनए है, राइबोसोम है, ये सब प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, उसे राइट गाइडेंस चाहिए, राइट सारी चीजें चाहिए। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, तो ये जो 3 IF फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर हैं, इनका अलग अलग रोल है। पहला साइट को ब्लॉक करेगा, दूसरा राइबोसोम तक लेके जाएगा, और तीसरा राइट कोडॉन को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है टर्मिनेशन कोडॉन्स क्या होते हैं? तो टर्मिनेशन कोडॉन्स में 2-3 आ जाएंगे। कौन आएंगे? जैसे UAA है, UAG है, UGA है, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया इन सबका काम क्या। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। तो ये जो इस तरह टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, बंद कर देना, रोक देना। ये ऐसे कोडॉन होंगे जो प्रोटीन के निर्माण को बंद कर देंगे, और रिलीज जो फैक्टर्स होते हैं राइबोसोम को डिसअसेंबल कर देंगे। एक तरीके, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। यहां पे क्या है, डिसअसेंबल का मतलब तोड़ ताड़ के किनारे कर देंगे, प्रोटीन का निर्माण बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। इसलिए हम लोग इन्हें कहेंगे टर्मिनेटिंग कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। कुछ उदाहरण आप लिख दोगे, UAA, UAG, UGA, ये सब आप लिख दोगे भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ एडिनाइलेशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ एडिनाइलेशन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में आए हुए हैं, तो आप इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक, तो एडिनाइलेशन में क्या होता है, आरएनए के, ये देखो इस तरीके से जो लिखा हुआ है 3-5-, ये प्राइम कार्बन होता है, यानी सरल भाषा में ये कार्बन के नंबर की बात करी गई है। ठीक है, तो जो mRNA में 3 वाला होता है, एंड पर पॉली ए टेल लगाई जाती है। इसमें क्या होता है, mRNA स्टेबल हो जाता है, एक्सपोर्टेबल हो जाता है, और ट्रांसलेशन में हेल्प मिलती है। यानी सरल भाषा में समझें, ये प्रोसेस क्या करेगा, ये mRNA में जो 3 नंबर वाला होगा वहां पर एक टेल प्रोवाइड करेगा, एक पूंछ प्रोवाइड करेगा, एक ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जो मदद करेगा हमारी काहे में, स्टेबिलिटी में मदद करेगा, एक्सपोर्टेबल में मदद करेगा, इस सब चीजों में ये मदद करेगा, जो कि प्रोसेस कहलाएगा एडिनाइलेशन भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RNA इंटरफियरेंस क्या होता है? शॉर्ट में इसे RNAi भी कह देते हैं। RNA इंटरफेरेंस क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है, नाम से ही समझो। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का लोग कहते हैं तुम हमारी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, यानी किसी चीज में कुछ घुसेड़ देना, कुछ घुस जाना, इंटरफेयर। किसी की जिंदगी में आप कलेश मचा रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। वैसे ही RNA इंटरफेरेंस है। जो सरल भाषा में कहें तो RNA इंटरफेरेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ये देखिए siRNA, miRNA जो इस तरीके के होंगे, ये किसी स्पेसिफिक mRNA को डिग्रेड कर देंगे। यानी ये जो RNA के पार्ट्स हैं ये स्पेसिफिक किसी mRNA में घुसेंगे, उसमें इंटरफेयर करेंगे, उसे डिग्रेड कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो जीन का एक्सप्रेशन है वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये काम करना बंद कर देगा भाई। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये हम आपको बता भी चुके हैं।
सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या है भैया? जैसे आपने देखा होगा दूध के साथ में, हम लोगों ने 11 में पढ़ा, दूध से मलाई अलग करी जाती है, अंधाधुंध घुमा देते हैं बहुत तेजी से। तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन के सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूग, ये जहां पे भी ऐसे शब्द आते हैं वहां पर हमेशा केंद्र की बात की जाती, सेंटर की बात करी, नाम ही सेंट्रीफ्यूग है, सेंटर की बात करी जाती। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे सब नीचे चले जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स हैं ऊपर आ जाएंगे, जब उन्हें बहुत तेजी से हम लोग सर्कुलर फोर्स पे घुमाएंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन में चीजों को तेजी से घुमाएंगे, जितने भी भारी पार्टिकल्स हैं सब नीचे बैठ जाएंगे और जितने भी हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे भाई, ठीक है। फिर एक लैम्बर्ट बियर्स लॉ 2 नंबर में पूछा गया है, ये क्या होता है? तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ कहता है कि भैया जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना जो है, एब्जॉर्बेंस की जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के, और जो पाथ की लेंथ है यानी एल के। जब हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। तो फॉर्मूला होता है ए बराबर एप्सिलॉन सी एल, ठीक है भाई, ये है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है 2 नंबर में, RFLP क्या होता है? तो इसका नाम होता है R फॉर रिस्ट्रिक्शन, F फॉर फ्रेगमेंट, L फॉर लेंथ और P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है इसमें? तो डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके फ्रेगमेंट्स का पैटर्न कंपेयर किया जाता है, यानी सरल भाषा में हो क्या रहा है भैया, एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, और जब कट हो जाएगा वो, तो जो उनके पैटर्न होंगे उन्हें मिलाया जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा, क्या बीमारियां हैं उनके लिए चेक किया जाएगा, और मैचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा RFLP का। तो RFLP क्या कर रहा है, डीएनए को एंजाइम से काट दिया, काटने के बाद जो फ्रेगमेंट हमें मिले उन्हें हम लोग कंपेयर करेंगे और पता करेंगे उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या बीमारी है, क्या मैचिंग है, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है इनके टाइप बताइए। तो भैया 3 यूकैरियोट जो होते हैं इनमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भैया? तो पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया। इसमें आरएनए आता है, mRNA प्लस SNRNA आ जाता है, इसमें tRNA प्लस 5 sRNA आ जाता है, इस तरीके की चीजें आती हैं भैया, ठीक है। क्रोमेटिन, ये एक क्वेश्चन और आया हुआ है, क्रोमेटिन रेमॉडलिंग क्या होता है भैया, जरा ध्यान से समझिए। क्रोमेटिन रेमॉडलिंग क्या होता है? तो इसमें क्रोमेटिन रेमॉडलिंग में न्यूक्लियोसोम को साइड, रीपोजिशन या रिमूव किया जाता है, यानी नाम ही इसका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का मतलब दोबारा से इधर उधर एडजस्ट हम लोग करेंगे। तो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं इन्हें साइड करेंगे, रीपोजिशन करेंगे, रिमूव करेंगे, इससे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए ये एसेसेबल हो जाता है। यानी डीएनए को अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रीमॉडलिंग का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग काटेंगे, पीटेंगे, रीपोजिशन करेंगे, साइड करेंगे, रिमूव करेंगे, इन सबका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक टेक्निक है जिसमें डीएनए को बार बार कॉपी किया जाता है, यानी डीएनए का रेप्लिका बनाने का तरीका है। डीएनए को कॉपी करने के लिए हम लोग पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे डीनेचुरेशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन मतलब विकृति करना, तोड़ देना, विकृत कर देना। तो डीएनए जो स्ट्रैंड, सबको पता है डीएनए में 2 पिलर्स होते हैं, उन दोनों पिलर्स को अलग कर देना, सेपरेट कर देना कहलाता है डीनेचुरेशन भाई, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर एनीलिंग होती है, जिसमें जो प्राइमर्स होते हैं वो आपस में बंध जाते हैं। फिर एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन में क्या होता है? पॉलीमरेज न्यू डीएनए बन जाता है। ओवरऑल बात करें तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अलग करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे, तोड़ देंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देंगे। फिर उनकी एनीलिंग कराएंगे, मतलब जो भी टूटने के बाद चीजें जब अलग हुई तो वापस में जुड़ना स्टार्ट करेंगे अपने अपने लेवल पे, और फिर उनका एक्सटेंशन होगा और नया डीएनए हमें प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली। ये एक टेक्निक है जिसमें आरएनए को हम लोग बार बार कॉपी करते हैं और उसके स्ट्रैंड्स को अलग कर करके नए नए डीएनए बनाते हैं। 1 से 2 बन गए, फिर जो बना है उसके फिर 2 स्ट्रैंड्स होंगे, फिर उन्हें अलग करा, इस तरीके से कॉपी करके नए डीएनए बनाते रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन में कितने आए हुए थे? टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए थे। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या होती है? तो अब पता ही चल रहा है आपको, प्रोकैरियोटिक है, ट्रांसक्रिप्शन है, मशीनरी यानी कोई मशीनरी है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका हम ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। तो हमने लिखा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वह क्रिया है जिसमें डीएनए की जानकारी का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे? आरएनए। यानी इसकी सहायता से हम
डीएनए से बनाएंगे क्या, डीएनए की जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, डीएनए की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और आरएनए का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सबको पता है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसकी मशीनरी काफी सिंपल होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा, डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए को बनाने में निर्माण करेगा। टोटल इसमें आरएनए पॉलीमरेज में 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा फैक्टर होता है। इनका इस्तेमाल करेंगे और डीएनए से आरएनए का निर्माण करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, तो पहला प्रोसेस है इनिशिएशन, यानी सबसे पहले तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर होगा, अभी हमने आपको बताया इसमें टोटल 5 सब यूनिट्स हैं, तो ये जो सिग्मा वाला फैक्टर है ये डीएनए के प्रमोटर को पहचान लेगा, एंजाइम डीएनए को खोल देगा, यही जो सिग्मा फैक्टर है डीएनए को खोलेगा और एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पहला न्यूक्लियोटाइड इससे जोड़ देगा भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल करें, सबसे पहले तो अगर हमें डीएनए की जानकारी चाहिए तो हमें डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो डीएनए को खोलने के लिए जो पॉलीमरेज है उसमें जो 5वां सब यूनिट सिग्मा फैक्टर है वो क्या करेगा, प्रमोटर को पहचानेगा और डीएनए को खोलने का काम करेगा। फिर इलॉन्गेशन होगा, इलॉन्गेशन सिग्मा फैक्टर का काम हो गया तो ये अलग हो जाएगा और जो कोर एंजाइम आरएनए चेन को 5-3 डायरेक्शन, 5 डैश का मतलब क्या है, कार्बन, प्राइम कार्बन की बात करी जा रही, तो 5-3 डायरेक्शन में बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कई सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल होगा भैया, ठीक, जैसे एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यूटीपी है, सीटीपी है, जीटीपी है, इन सब का इस्तेमाल होगा। मोटा मोटा बात करें, इनिशिएशन का मतलब पहले तो उसे खोला, खोलने के बाद में अब हमें क्या करना है, इलॉन्गेट करना है, बढ़ाना है उसे। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा फैक्टर का काम है सिर्फ खोलना, खोल के अलग हो गया। अब इलॉन्गेशन होगा, इलॉन्गेशन के लिए कई सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे और उनमें भी एटीपी, यूटीपी, सीटीपी, जीटीपी, इन सब का इस्तेमाल करा जाएगा। फिर टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन का मतलब ही क्या है भैया, खुल गया, अब क्या है, अलग अलग कर देना है, हमें आरएनए को बना देना है। तो टर्मिनेशन 2 प्रकार से होगी, एक क्या होगा, आरएचओ इंडिपेंडेंट होगी। आरएचओ इंडिपेंडेंट में क्या होगा, डीएनए में जीसी रिच जो हेयर पिन लूप होगा वो बन जाएगा और आरएनए अलग हो जाएगा। मोटी मोटी बात करें तो आरएचओ इंडिपेंडेंट में डीएनए से हमें आरएनए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो आरएचओ डिपेंडेंट है तो ये जो आरएचओ प्रोटीन है सरल भाषा में, तो ये क्या करेगी, ये पॉलीमरेज जो रिएक्शन हो रही थी उसे रोक देगी और ट्रांसक्रिप्शन भी समाप्त हो जाएगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा भाई, ठीक। 15 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सरल भाषा में समझो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो ये एक ऐसी मशीनरी है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी और हमें आरएनए बनाने में मदद करेगी भाई, ठीक। अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा, जो पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर है वो इसे खोलने का काम करेगा। फिर हमें इलॉन्गेशन कराना है, सिग्मा अलग हो जाएगा, एंजाइम्स चाहिए होंगे जो इसे इलॉन्गेट करेंगे और फाइनली जो आरएचओ प्रोटीन, अगर इससे इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इससे लेना देना नहीं है, तो हमें आरएनए अलग होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर लेना देना है तो ये पॉलीमरेज रिएक्शन को रोक देगी और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन क्या आया हुआ, देखो पहले के 10 थे, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। नाम से ही बदला, पोस्ट मतलब बाद में, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ सुधार जो बाद में होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो ये वे परिवर्तन है जो प्रोटीन के बन जाने के बाद होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य प्रोटीन को फंक्शनल है, स्टेबल है, एक्टिव बनाना होता है। यानी जब प्रोटीन बन जाएंगे तो प्रोटीन के बनने के बाद उन्हें ठीक करना है, एक्टिव बनाना है, उनकी फंक्शनिंग चाहिए। इन सब के लिए हम लोग रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल यानी बाद में होने वाले बदलाव, प्रोटीन के बाद होने वाले बदलाव, तो इनके क्या रोल होते हैं ये पूछा। बदलाव होने से क्या फायदा होता है, तो कुछ फायदे हैं मेरे भाई जो यहां पे हमने लिखे हैं। जैसा नंबर 1, जो भी प्रोटीन है नई पॉलीपेप्टाइड चेन को सही शेप देने में हेल्प करते हैं। यानी कोई प्रोटीन बन गई है और उसका शेप ठीक नहीं है, तो शेप को ठीक करने के लिए हमने क्या कहा, बदलाव बाद में तभी होगा। जैसे लोग हमसे कहते हैं कि यार तुम बदल गए, बहुत खुशी होती दिल से। भैया महात्मा बुद्ध ने जब बैठे, उन्होंने पहला प्रवचन क्या दिया लोगों को, उन्होंने कहा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कोई कहे बदल गए मतलब बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हो, बदलते रहो जिंदगी में समय के साथ साथ भाई, ठीक है। तो सही शेप कैसे मिलेगा व्यक्ति को, सही शेप तो तब मिलेगा ना जब उसमें ठीक मॉडिफिकेशन होंगे। सरल भाषा में तो मॉडिफिकेशन इसलिए होते हैं, कई एंजाइम्स तब एक्टिव होते हैं जब उनमें रिएक्शंस, कई मॉडिफिकेशंस रिएक्शंस होंगी तब वो एक्टिव होंगे। कुछ प्रोटीन्स को न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेन पर भेजने के लिए कुछ विशेष सिग्नल्स की आवश्यकता होगी। फास्फोरिलेशन है, मेथाइलेशन है, एसिटिलेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, मतलब आना जाना सिग्नल्स का जो भी है वो सब कंट्रोल होगा।
जो लिपिड बनने का प्रोसेस होगा, जो प्रोटीन का निर्माण होगा, मेम्ब्रेन से जोड़ना होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन है, इस तरीके की जो भी प्रोसेस होंगी, स्टेबिलिटी बढ़ाना है प्रोटीन की, इन सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को ठीक करना। तो चीजों को ठीक करने के लिए हम पोस्ट मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, चेन में सही शेप मिलेगा, मॉडिफिकेशन होगा, कुछ सिग्नल्स होंगे जिससे पेप्टाइड जुड़ेगा, ठीक है, बहुत मेथाइलेशन है, इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करेगा। ग्लाइकोसाइलेशन है, इस सब में प्रोटीन को मेम्ब्रेन से जोड़ने का, झिल्ली से जोड़ने का काम करेगा, और जब प्रोटीन की जो झिल्ली है उससे वो कनेक्टेड होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा भाई, इस तरीके की चीजें रहेंगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। बहुत सरल है, ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, यानी वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसका उपयोग किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को पहचानने और उसकी मात्रा का पता लगाने में होता है। यानी किसी प्रोटीन को पहचानने के लिए और उसकी वैल्यू कितनी है उसे पता करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करते हैं। क्या स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले तो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्रोटीन्स को निकालेंगे, तभी तो पहचान पाओगे कितनी प्रोटीन, तो प्रोटीन को निकालेंगे। सेल या टिश्यू से कुल प्रोटीन को हम लोग निकाल लेते हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स को उनके आकार के आधार पर अलग कर दिया जाता है। पहले जितनी प्रोटीन थी सब निकाल ली, फिर उनके आकार के आधार पर उन्हें अलग कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन, तो जितने भी प्रोटीन अलग हुए हैं उन्हें नाइट्रोसेलुलोज है और भी मेम्ब्रेन्स हैं जिन पर उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, और इसे ही हम लोग ब्लॉट कहेंगे भाई, ठीक। फिर ब्लॉकिंग होगी, मेम्ब्रेन को ब्लॉकिंग सॉल्यूशन में डुबो दिया जाएगा, जिससे जितने भी एंटीबॉडीज होंगे वो उल्टी सीधी जगह पे नॉन स्पेसिफिक साइट्स पे नहीं चिपकेंगे। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन होगा, इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन को उस प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी से ट्रीट कर दिया जाएगा कि कोई भी अगर एंटीबॉडी कहीं पर चिपका भी होगा तो उसका खेल खत्म हो जाए। फिर क्या करेंगे, पहचानेंगे कि सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी अगर बचा भी है तो उसे पहचानने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाया जाएगा, जिसमें एंजाइम HRP है, ALP है, ये सब जुड़े रहेंगे। और आखिरी में फाइनली डिटेक्शन होगा। डिटेक्शन में क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने पर लाइट या कलर प्रोड्यूस होगा और प्रोटीन बैंड हमें दिखाई देगा। प्रोटीन को पहचानना ही तो है, तो प्रोटीन का बैंड फाइनली हमें मिल जाएगा। यानी इस तकनीक, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है जो डिजीज है, डायग्नोसिस है, रिसर्च है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी ये प्रोटीन को पहचानने के कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले क्या हुआ है, प्रोटीन को अलग किया है, फिर उन्हें सबसे पहले प्रोटीन को निकाला है, फिर निकाल के उन्हें अलग अलग कर लिया है, फिर उन्हें किसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया है, फिर ब्लॉक कर दिया है, फिर जो भी नॉन स्पेसिफिक साइट्स हैं उन पे वो चिपक ना जाए तो एंटीबॉडी इंक्यूबेशन कराया है, कुछ रह तो नहीं गया तो उनकी पहचान करवाई है, और आखिरी में जब डिटेक्ट किया है, कुछ कलर वगैरह में शो होगा तो एक प्रोटीन का बैंड मिल जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं डिटेक्शन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आया हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, आज से अगर आप 50 साल पहले चले जाओ तो मम्मी बताती कि बच्चे का पिता कौन है, 100 साल पीछे चले जाओ, लेकिन फिर 1962, 63, 70 के आसपास से टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होने लगी। आज बाल से आप पता कर सकते हो, लार से पता कर सकते हो, ठीक है। तो डीएनए का जो सैंपल है उसे लेके आप मैच कर सकते हो कि ये इनका बच्चा है या नहीं है, इस तरीके की जो टेक्निक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसके डीएनए पैटर्न के आधार पर करी जाती है। तो कैसे करेंगे, जो एलेक्स जेफरस थे इन्होंने इसे डेवलप किया था। कुछ स्टेप होते हैं, सबसे पहले तो सैंपल लेना पड़ेगा, उसमें ब्लड लिया जा सकता है, हेयर हो सकता है, सलाइवा यानी लार हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, इन सबसे डीएनए को निकाल लिया जाता है। डीएनए को निकालने के बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, उसे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर काटकर कई फ्रेगमेंट बना देते हैं। अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि जो फ्रेगमेंट बनेंगे, फ्रेगमेंट बनने के बाद क्या उनकी मैचिंग करा सकते हैं हम लोग डीएनए को काटने के बाद में। तो डीएनए को एंजाइम्स की हेल्प से काट दिया जाएगा, काटने के बाद इन्हें जेल से रन कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, साउथर्न ब्लॉटिंग और डीएनए जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक। एक मेम्ब्रेन के ऊपर इन्हें चिपका दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कोई चीज इसमें मिलाई जाएगी, जैसे जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स वगैरह हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वगैरह हैं, इन सबको डीएनए रीजन से बांध दिया जाएगा जो कि हाईली वेरिएबल होंगे, बदलते रहेंगे भाई, ठीक है। और आखिरी में विजुअलाइजेशन किया जाएगा
कैसे विजुअलाइजेशन किया जाएगा, तो जो ऑटो रेडियोग्राफ है, इमेजिंग सिस्टम है, से जो यूनिक बैंड पैटर्न हमें मिलेंगे लास्ट में, यही व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे। यानी हमें लास्ट में एक पैटर्न मिल जाएगा जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन कर देंगे। यानी एक टेक्निक है जिसका क्या क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक, किसी ने मर्डर कर दिया है, कुछ कर दिया तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब मम्मी पापा तुम्हारे हैं या नहीं, इन सबको चेक करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी स्टडी वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। छठा और सातवां क्वेश्चन जीन है, जो हमने अभी यहां पर नीचे लिखा हुआ है, लास्ट में आपको दिखाते हैं। छठा क्वेश्चन कौन सा है भाई? छठा जीन है, और आठवां इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप भाई हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो अभी पहले आठवां क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसके लास्ट में हम ये दोनों भी लगा देंगे, प्लस और भी कई इंपॉर्टेंट मेरे पास टॉपिक्स हैं उन्हें भी लगा देंगे भाई, ठीक। आपका काम क्या रहेगा, पूरा आप ये वन शॉट देख ही रहे हो, उसके अलावा ये पीडीएफ जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी, टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, वहां पे इसे अपलोड कर देंगे और आराम से जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना भैया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बना सर्च कर लेना BDKDN BSc, जिस पे 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अपना ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है। तो ये एक 8वां क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स क्या है भाई? वह बहु प्रोटीन प्रणाली है, मल्टी प्रोटीन सिस्टम है, जो डीएनए पर प्रमोटर रीजन से बाइंड होकर आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से एमआरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करती है। कहानी घूम फिर के वही है, डीएनए से हमें आरएनए का निर्माण करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम लोग करा रहे हैं, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या फिर PIC भी कहते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो आरएनए पॉलीमरेज ही चाहिए हमें। ये क्या होगा? ये वो एंजाइम होगा जो प्रोटीन की कोडिंग करेगा, जीन्स को क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में काम में आएगा। तो ओवरऑल मोटा मोटा काम यही मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा, ठीक। फिर कुछ जनरल फैक्टर्स भी हमें चाहिए होंगे। कौन कौन से होंगे? जनरल फैक्टर्स जो प्रमोटर्स को पहचानेंगे, जनरल फैक्टर्स होंगे भाई, ठीक है, जो क्या करेंगे, जैसे TF2D है, ठीक है, ये क्या करेगा? सबसे पहले प्रमोटर पर बंध जाएगा, बंधने के बाद TBP होता है, टाटा बॉक्स को ये पहचान लेगा, ठीक है। ऐसे TF2A होगा जो डीएनए को स्टेबलाइज करेगा, TF2B होगा जो आरएनए पॉलीमरेज को सही पोजीशन पे लेके आएगा, TF2F होगा जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से कनेक्ट करवाएगा, ऐसे TF2E होगा जो ओपन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, TF2H होगा जो डीएनए को खोलेगा, आरएनए पॉलीमरेज को फास्फोरिलेट करवाएगा। इस तरीके की चीजें चलेंगी। तो सबसे पहले आपने देखा क्या है, आप कैसे लिखोगे इसे कि भाई ये क्या है? ये एक मल्टी प्रोटीन सिस्टम है जो डीएनए से एमआरएनए बनाने में मदद करेगा। फिर आपने लिखा इसके क्या क्या कंपोनेंट, तो नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज है जो मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन को कराने में मदद करेगा। दूसरा, बहुत सारे जनरल फैक्टर्स भी हैं, इतने सारे अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आप कुछ लिख सकते हो, भैया ये डीएनए को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, ये पॉलीमरेज को सही पोजीशन पे लेके आता है, इस तरीके की चीजें आप लिख दोगे भाई, ठीक है। उसके बाद जो C होगा ये मीडिएटर कॉम्प्लेक्स होगा, ये क्या करेगा? ये आरएनए जो पॉलीमरेज है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करेगा, कि जो भी फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हैं उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ये, ठीक है। और आखिरी में रेगुलरिटी जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या करेंगे? कुछ एक्टिवेटर्स होंगे, ठीक है, कुछ रिप्रेसर्स होंगे, कुछ इनहेंसर्स होंगे जो इनहेंस करेंगे, कुछ एक्टिवेट करेंगे, और ये ट्रांसक्रिप्शन को अप एंड डाउन रेगुलेट करते रहेंगे, कुछ बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे, ये सब रेगुलेटरी प्रोटीन करते रहेंगे। आखिरी में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे। सरल भाषा में एमआरएनए जब बन जाएगा उन सब की सहायता से, तो यूकैरियोट्स में से न्यूक्लियस से बाहर भेजने के पहले कई बदलाव किए जाएंगे, जिन्हें हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि जैसा वो बनेगा, हमने क्या कहा, उसमें फिर मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे? कुछ शेप ठीक करना है, कोई चेन ठीक करनी है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करे जाएंगे। ये एमआरएनए को स्टेबल बना देंगे, एक्यूरेट बना देंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन रेडी बना देंगे, रेडी टू यूज बना देंगे। 5 कैपिंग हो गई है, स्प्लिसिंग हो गई है, ठीक है, पॉली एडेनाइलेशन हो गया है, यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की अनिवार्य प्रक्रिया। यानी ये कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसके बाद जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे वो ठीक हो जाएंगे और एक सही एमआरएनए हमें प्राप्त हो जाएगा डीएनए की सहायता से भाई, ठीक है। तो उसके बाद जीन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया जो हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उन्हें भी हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं। पूरा देख डालिए, सुन डालिए, और सुनने के बाद क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च करो BDKDN BSc, टेलीग्राम पे फ्री चैनल है, ये PDF हम तुरंत वहां पे शेयर कर रहे हैं, इसे देखो, ठीक है। उसके अलावा
जो भी चीजें हैं उन सबको देखिए, और अगर कल सुबह भी पेपर है तो मेरा मानना अगर आप रात भर, पहले तो हमने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मोटा मोटी आपको जानकारी मिल जाए, तो मोटी मोटी जानकारी आपने ले ली है, जाके लिखाना। चलिए आगे देखिए। जेनेटिक का मतलब तो आनुवांशिक हो गया। आनुवांशिक हम आपको सिखा चुके हैं, माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचेंगे। आनुवांशिक ये कोड क्या होता है यार? कोड का मतलब हमेशा होता है कुछ छुपी हुई जानकारी, बोले कोड वर्ड में बात करेंगे। उसी तरीके से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन के निर्माण की जानकारी जहां छुपी होती है उसे हम लोग जेनेटिक कोड कह देते हैं। लो इससे सरल क्या है यार, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, BD BSc पे सर्च कर लेना। पहली बार देख रहे हो चैनल को करो सब्सक्राइब। चलो भैया शुरू कर देते हैं। लो देखो क्या लिखा, डीएनए आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन से होते हैं इतना तो पता होगा भैया, थर्ड सेमेस्टर में आ गए। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल सब पढ़ा हुआ है ना मेरे भाई। तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेसिस का वो ऑर्डर जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करने के लिए, मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए जानकारी छुपी होती है, इंफॉर्मेशन छुपी होती है, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। हटाओ दुनियादारी मेरे भाई, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनी क्षार हैं। इन्हें उठा के एक कोड बनाएंगे, उस कोड से जानकारी मिलेगी कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होएगा, उसी को जेनेटिक कोड कहेंगे। इससे सरल कुछ है क्या? नहीं है मेरे भाई। लो देखो, ये लगभग 20 एमिनो एसिड्स को एक स्पेसिफिक सीरीज में जोड़ देते हैं। सभी को पता है हम लोगों की बॉडी को 20 एमिनो अम्ल चाहिए होते हैं, जिनमें से मेरे भाई 11 लगभग हमारी बॉडी बना लेती है और 9 हम लोग बाहर से मेरे भाई जुगाड़ ढूंढते हैं, ये खा लो वो खा लो, उन्हीं को हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड्स कह देते थे। पता है ना भाई? तो 20 एमिनो एसिड्स की एक सीरीज में जोड़ देते हैं और इस तरीके से मेरे भाई प्रोटीन का निर्माण हम लोग करते हैं। सभी को पता है प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो कैसे प्रोसेस चलेगा भाई, आइए वो भी दिखा देते हैं। जैसे डीएनए है अपने पास, ये डीएनए है मेरे भाई। डीएनए में कौन कौन होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। तो ये जो नाइट्रोजनी बेस हैं जब ये आपस में एक सिस्टम से जुड़ेंगे तो उन्हें कोडॉन्स कह देंगे भाई। ठीक है, 3-3 का मान लिया पेयर बन रहा है तो उन्हें कोडॉन्स कहेंगे। कोडॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे भाई। ठीक है, ऐसे आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो जो मेरे भाई जब ये वाले नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे तो ये भी कोडॉन्स बनाएंगे, कोडॉन्स एमिनो एसिड बनाएंगे और एमिनो एसिड प्रोटीन बना देंगे। इससे सरल कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान चीजें। देखो हम तो हमेशा कहते हैं थोड़ा सा मेरे पास काम ज्यादा रहता है, रिसर्च, इतने सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें होती हैं, वरना हर टॉपिक आपको इतना सरल करके करा देना। आप कमेंट करना आपको जो दिक्कत लग रही है, हम आपको वीडियो बना के देंगे। बस सब्सक्राइब कर लो यार, इस पे लगभग 15,000 सब्सक्राइबर्स रह गए, अगले महीने तक करा दो। एक और अपने पास सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा लगता है चीजें जब होती हैं भाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोड, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या है, ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो लो भैया, जेनेटिक कोड कोडॉन से मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको बताया कोडॉन्स बनते हैं, कोडॉन्स के बाद क्या बनेगा बताओ? एमिनो एसिड बनेंगे, एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगी। कोडॉन से मिलकर बने तो कोडॉन्स 3 अक्षर के न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। 3-3 का ग्रुप हम लोग बनाएंगे। ये युग्म किसी एमिनो एसिड या सिग्नल को दर्शाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से कोडॉन्स बनेंगे, काम करेंगे। सभी जीवों का जेनेटिक कोड लगभग एक जैसा होता है, यानी जो कोड है वो यूनिवर्सल है। एक कोड से एक चीज के बारे में जानकारी पता चलेगी, चाहे किसी भी जीव के बारे में आप जानकारी पता कर रहे हो भाई। ठीक है, जेनेटिक कोड रूल्स का एक ग्रुप होता है, एक पूरा सिस्टम है, ग्रुप है। ये रूल्स बताते हैं कि डीएनए के 4 अक्षर कोड को 20 अक्षर कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 4 अक्षर का मतलब समझ रहे हो भाई, एडेनिन है, ग्वानिन है, ये सब है, किस तरीके से सेटिंग होगी, किस तरीके से 20 अक्षर कोड में हम लोग उसे चेंज करेंगे भाई। ठीक है, टोटल जो 20 एमिनो एसिड है उनके लिए 64 कोड होते हैं, अर्थात एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं। 20 के लिए 64, मतलब एक के लिए ज्यादा ही होगा। 20 या 60, 3 से लगभग ज्यादा आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से कोड बनते हैं भाई। ठीक है, जेनेटिक कोड कॉमा लेस होता है तथा कोई कोडॉन या बेस कॉमा के रूप में यूज नहीं किया जाता। जब भी कोई कोडॉन लिखेंगे, जैसे अभी बताया 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, तो कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, CAT, क्या है ये?
एडेनिन है, थायामीन है, साइटोसिन है। तो 3-3 का ग्रुप बन गया मेरे भाई। देखो CAT है, ATT है, एडेनिन है, थायामीन है, ATC है, CAA है, ATC है, ATA। ये क्या है? सारी की सारी कोड बेस्ड डिस्टेंस हैं। इनमें हमने कहीं भी कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ है। सब 3-3 का ग्रुप बना के कोडॉन्स के फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे भाई। तो इस तरीके से इन्हें किसी भी कॉमा के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। यहां पर हमने कितने लगभग 6, 7, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। आप 5 भी याद कर लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। बाकी PDF दे देंगे, देख लेना भाई, ठीक है। 6 नंबर क्या है? जो कोड होते हैं वो असंदिग्ध मतलब एम्बिगुअस, यानी इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके लिए यही कोड इस्तेमाल किया जाएगा भाई, ठीक है। अर्थात एक स्पेशल कोडॉन हमेशा एक एमिनो एसिड के लिए कोड को दर्शाता है। यानी किसी के लिए कुछ भी पता ही नहीं चल रहा इस कोड से क्या नहीं पता होगा सर्टेन कि इसके लिए मेरे भाई इस कोडॉन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। 64 कोड है, अभी आपको बताया मैं। 3 कोड UAA, UAG और UGA। U मतलब यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन वही है। पॉलीपेप्टाइड सीरीज के समापन का संकेत देते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब DNA वगैरह की बात करी जा रही है। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब यहां पर प्रोटीन की बात करी जा रही है। तो प्रोटीन ही तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहां पे खत्म हो रही है? इसका मतलब UAA, UAG, UGA। अगर इस तरीके का कोई कोड आपको मिल गया मतलब ये चेन यहीं तक है, यहां पर ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी। यानी समापन को संकेत देने वाले ये कोड होते हैं। सिंगलेट और डबलेट कोड 20 एमिनो एसिड की कोडिंग के लिए पर्याप्त नहीं होते। यानी अगर आप सिंगल लेके चलोगे, डबल लेके चलोगे तो नहीं चलेगा भाई। तो इसके लिए हम लोग ट्रिपलेट कोड का भी प्रयोग करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3-3 का मेरे भाई पेयर बनाते हैं। कैसे? एक टेबल बना दी है। पहले ये टेबल हमें भी बड़ा कठिन लग रही थी क्योंकि भाई बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम हमेशा बताते रहते हैं बच्चों की मोहब्बत में रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं यार। तो मेरे भाई ये टेबल पहले बड़ा कठिन लग रही थी, लेकिन बाद में जब बनाई तो बहुत आसान हो गई। लो यहां देखो भैया, तुम भी बना सकते हो। और आपको भरोसा दिला रहा हमने बिना किसी मॉडल से देखे इसे बनाया है। बिल्कुल सही है, आसान है, बना सकते हो। सुनो, हमने क्या कहा भैया, सिंगलेट से डबलेट से काम नहीं चलेगा तो ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट कोड का मतलब 3 कम से कम नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हमने पहला बेस इस लाइन में इस्तेमाल किया है, ठीक। कौन कौन सा? UCAG हमने ले रखा है, यानी यूरेसिल वाला हमने ले रखा है भाई, ठीक है। ऐसे ही सेम लिख दिया यहां भी, सेकंड बेस UCAG यहां भी लिख दिया। ऐसे ही थर्ड बेस यहां लिख दिया UCAG। सीधी सी बात है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस हम लोगों ने लिख दिया। अब इन्हें मिला के कोड बनाना है तो तीनों तरफ देखते जाओ, कोड बनता जाएगा। देखो कैसे बनेगा भैया, बताओ। अगर हम इसमें पहली लाइन ले रहे हैं, पहली लाइन, तो पहली लाइन में देखो यहां U है, यहां भी U है। पहला बेस क्या लिख लिया? U। दूसरा बेस क्या लिख दिया? U। इस कॉलम के ऊपर देखो, और इस कॉलम के सामने देखो तीसरा बेस क्या है? U है। यानी तीनों U हो गए भाई, ठीक है। अब पहला बेस U रहा, दूसरा U रहा, लेकिन तीसरा बेस देखो यहां पे हमने 4-4 ले रखे हैं तीसरे बेस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बना सके। टोटल 64 आपको दिखा सके। कैसे? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 16 4 64, पूरे 64 कोड आपको दिखा रखे हमने भाई, ठीक है। फर्स्ट इसमें सेम रखेंगे, सेकंड सेम रखेंगे, थर्ड वाले से एक बार U ले लिया तो U हो गया, दूसरी बार C ले लिया तो UC हो गया, अब की A ले लिया तो देखो UA हो गया, अब की G ले लिया तो UG हो गया। आप लोग पढ़े लिखे हो मेरे भाई, हमें उम्मीद करते हैं ये बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा। जैसे मान लिया ये वाला कॉलम है मेरे भाई, देखो ये वाला कॉलम है, तो करना क्या है? इसके इधर देखो, इसके ऊपर देखो, इसके उधर देखो, सीधी सी बात है। तो जब इधर देखोगे तो U है, देखो U लिख दिया। ऊपर देखोगे तो C है तो C लिख दिया। फिर जब यहां देखोगे तो सबसे पहले U है नहीं? तो हमने यहाँ पे U लिख दिया भाई, ठीक है। दोबारा में फिर U है, C है, U है, C है, सेम ही चलेगा, U है, C है। उधर 4 है तो बदलना है, क्या आ जाएगा बताओ? C आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कोड बन रहा है। आप किसी को भी उठा लो, मान लिया आप इसे देख लो भाई, ठीक है। तो इसके इधर देखो और इधर 4 है तो चारों इधर देख लो मेरे भाई। आओ देखो क्या है? A है तो भैया A लिख दिया। दूसरा वाला भी एक ही सिंगल चल रहा है तो देखो A है तो A लिख दिया। तीसरा वाला चेंज हो रहा है, क्या क्या है भैया? U है, C है, A है, G है, तो U है, C है, A है, G है, ये लिख दिया। इस तरीके से आप आराम से इस टेबल को बना सकते हो। हम उसी को कर करके दिखाते रहें, कोई बहुत ज्यादा मेरे भाई समय खराब करने से फायदा नहीं है। आप आराम से समझ जाओगे कि किस तरीके से ये कोडिंग हम लोग करते हैं भाई। राइबोसोम मेरे भाई हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होते हैं। अपने पुराने दिनों को याद करो, 70S 80S। कई बार हम लोग सोचते रहते थे S माने क्या होता है, बाद में याद आया S माने श्वेतबर्ग कांस्टेंट, अपसाधन गुणांक होता है मेरे भाई, यानी यूनिट होती है ओवरऑल बात करें भाई, ठीक है। तो
राइबोसोम्स के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग याद करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, वहां पे सारी एनर्जी बना करती थी भाई, ठीक है। उसी तरीके से राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? यहां पर प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हो। जितना भी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, वो राइबोसोम्स में होता है भाई, ठीक है। बायोलॉजी कभी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन बच्चों की मोहब्बत में हम बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं आपको आसान से आसान रखने की। जरा देखो भाई, हमने लिखा राइबोसोम्स सेल्स में पाए जाने वाले, राइबोसोम्स सेल्स मतलब कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी इनका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना भाई, ठीक है। सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सीधी सी बात, जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे प्रोटीन फैक्ट्री कह देंगे। पैलाडे ने इन्हें एनिमल सेल्स में देखा, यानी इन्हें किसने देखा भाई? पैलाडे ने देखा। कहां देखा? जंतु कोशिकाओं में देखा, और राइबोसोम्स कहा, और इनका नाम क्या रखा? राइबोसोम्स कहा गया। इसलिए इन्हें पैलाडेस पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में किसने देखा? पैलाडे ने देखा, पैलाडे ने बताया, तो हम लोग इन्हें पैलाडेस पार्टिकल भी कह देंगे भाई, ठीक है। नंबर क्या होता है, इनका लोकेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, क्योंकि अब अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-2.5 पन्ने तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। तो नंबर क्या है इनका? नंबर सेल्स में आरएनए की मात्रा, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड की मात्रा और एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आरएनए काम कर रहा है। इनका नंबर भी उसी पर डिपेंड करेगा। ये WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत बद्र कणिकाएं होती हैं, स्टेम सेल्स यानी जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, तथा ग्लैंड सेल्स जो होती हैं, में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन सब में ये अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग अंतःप्रदब्बी जालिका कहा करते थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब समझते हो, गोलाकार हो सकता है, या डोम टाइप मतलब गुम्बद के आकार का, गुंबदाकार जिसे आप कह सकते हो सकता है भाई, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो सीधी सी बात है, श्वेतबर्ग जो कांस्टेंट है यूनिट है, और जो इसका साइज है उसके आधार पे 2 तरीके के होते हैं, एक 70s एक 80s। तो पहले हमने 80s वाला लिख दिया, ये नाम ही है उसका 80s। साइज में कुछ बड़े होते हैं। इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, यानी अवसादन गुणांक होता है, वो 80s होता है, और इनका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 4 × 10⁶ डाल्टन होता है। सभी प्रकार के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 2 कोशिकाएं आपने पढ़ रखी हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो 40s और 60s हो सकती है भाई, ठीक है। 70s राइबोसोम में क्या होता है? ये साइज में छोटे होते हैं, सीधी सी बात है। इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा? 70s होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2.7 10⁶ डाल्टन होता है। ये क्या? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो 30s और 50s हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। जितना आरएनए होगा उतना ही इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। सेल्स में पाए जाने वाले आरएनए की कुल मात्रा का 80% से भी अधिक भाग आरएनए के रूप में राइबोसोम्स में पाया जाता है। यानी कोशिका के अंदर जितना भी आरएनए पाया जाता है उसमें 80% से भी ज्यादा भाग आरएनए के रूप में राइबोसोम्स में ही मिल जाता है। कोशिका का जो पार्ट है राइबोसोम, उसमें मिल जाता है भाई, ठीक है। तथा राइबोसोम्स को प्रोटीन की कोर प्रोटीन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्यों कहना है? क्योंकि यही प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, यहीं पे सारी चीजें हो रही हैं, तो राइबोसोम्स की प्रोटीन को कोर प्रोटीन हम लोग कह देते हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जुड़ना होता है, डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है। कैसे जुड़ेगा भाई? राइबोसोम्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन Mg डबल पॉजिटिव के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी जो मैग्नीशियम आयन है वो डिपेंड करेगा कैसे ये जुड़ेंगे या टूटेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ने पर राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर का मतलब 2, डाई मतलब द्विरूप, ठीक है, द्विलक कह सकते हैं। एक और एक आपस में मिलेंगे तो डाइमर हो जाएगा, बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीमर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करेगा? Mg डबल पॉजिटिव पे। कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो फिर ये लोग आपस में जुड़ेंगे और कुछ नया बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। जो लॉन्ग में आता है सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने सुना होगा, हिंदी में अभिकेंद्र बल हम लोग कहा करते थे। 11th क्लास में याद करो कि भैया मैदान में गए, खूंटा गाड़ा, गैया बांधी, गैया ने वृत्त के पथ पर सर्कुलर मोशन किया, वृत्तीय गति करी, केंद्र की तरफ एक बल लगा जिसे हम लोगों ने कहा अभिकेंद्र बल भैया, ठीक है। तो जब भी कभी होता क्या है, सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या हो गया कि कोई मशीन होगी इस तरीके की जो भैया गोल 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 घुमाएंगे और जो भी जीव हैं, जो भी चीजें हमें अलग करनी होंगी, अशुद्धियां हैं जो भी, उन्हें हम लोग अलग कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यह एक मशीन होती है,
ठीक, यह एक क्या होती है, मशीन होती है जो बहुत तेज घूमती है तथा इससे चीजों को उनके वेट या डेंसिटी के बेसिस पे अलग किया जाता है भाई। ठीक, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। तो सेंट्रीफ्यूग क्या है, एक मशीन है जिसे अंधाधुंध तरीके से घुमाएंगे, जिसका भार कम होगा, पतला उड़ गया वो या वहीं रह गया, या जिसका घनत्व ज्यादा है उड़ गया वो या वहीं रह गया, तो इस तरीके से उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जूलॉजी में इसका यूज काहे के लिए करते हैं, तो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जैसे ब्लड हो गया है, सेल्स हो गया है, टिश्यूज हो गए हैं, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू क्या होते हैं, तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं भाई। ठीक है, जब आप किसी सैंपल जैसे ब्लड, मान लिया आपको जो है ब्लड का ही यूज करना है और उसे क्या करना है मेरे भाई, प्यूरिफाई करना है, जो भी चीजें अलग करनी है, तो जब आप किसी सैंपल, मान लिया ब्लड हमने ले लिया, को सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं और उसे घुमाते हैं, जिससे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो ब्लड में हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, सबको पता है ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, उसकी जो लेयर होती है, चोट लगने पर कभी कभी देखा होगा बाद में पीली पीली लेयर बन जाती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो जब हम लोग ब्लड को मशीन में डाल के घुमाते तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जैसे आरबीसी वगैरह, ये सब नीचे सेटल हो जाते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्लाज्मा वगैरह है वो सब ऊपर रह जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये मशीन काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन भाई। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड एनालिसिस, जितने भी खून वगैरह की एनालिसिस होती है उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सेल सेपरेशन होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए और सेल कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं को अलग करने में, कोशिका के विभाजन में, डीएनए आरएनए को अलग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमेन वगैरह जो होता है उसकी एनालिसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग के अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो क्या प्रकार हो जाएगा, नंबर एक तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूग होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसके द्वारा जो छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब या स्मॉल वायल्स के साथ काम करती है, स्पीड इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक, माइक्रो का नाम ही क्या है, माइक्रो मतलब छोटा, तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज। क्लिनिकल में क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये कॉमन लैब सेंट्रीफ्यूग है। इसका यूज ब्लड को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी लैब के अंदर आरबीसी को अलग करना है, प्लाज्मा को अलग करना। जैसे अभी हमने आपको बताया, जब तेजी से घुमाते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूग के द्वारा इसे हम लोग अलग करते हैं। रेफ्रिजरेटेड, नाम से ही पता चल रहा है भैया, रेफ्रिजरेटेड का मतलब क्या है, जमाया माया जाएगा। तो इसमें कूलिंग सिस्टम होता है, इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स होते हैं, वो जो लोग टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे एंजाइम है, सबको पता है एंजाइम के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 डिग्री होता है भैया। ठीक है, इसके लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 से 7 होती है, सबको मालूम है। तो एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, इन सबको हैंडल करने के लिए जिन्हें टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके अलावा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग भी होता है, नाम से ही पता चल रहा। हाई स्पीड का मतलब क्या है, इस सैंपल का ज्यादा फाइन सेपरेशन करता है, ज्यादा जो फाइन मतलब ज्यादा अच्छा सेपरेशन करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। रिसर्च लैब में यूज होता है। इसमें जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग भी होता है। अल्ट्रा का मतलब लोग कहते हैं नहीं, अल्ट्रा प्रोमैक्स, अल्ट्रा मतलब कुछ और अच्छा। तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, वायरस, राइबोसोम्स, इन सबको सेपरेट करने के काम में आता है भाई। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूग अगर पेपर में आए तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। देखो ये हम ये नहीं कह रहे ये 25 नंबर की जुगाड़ है, लेकिन हाँ 15 नंबर की जुगाड़ ये है, क्योंकि पेपर जो आपका आएगा एक तो डिटेल्ड लॉन्ग आएगा, डिटेल्ड लॉन्ग 25 नंबर का आएगा, 3 आएंगे, 1 करना होगा। उसके अलावा 2-3 लॉन्ग आते हैं जिनमें 2 करने होते हैं, 15-15 नंबर वाले। तो उस प्रोसेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूग बहुत आसान है, एक मशीन है, अंधाधुंध घूमती रहती है, हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूग कहलाता है भैया। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कह देते हैं। ब्लड की एनालिसिस के लिए, सीमेन एनालिसिस के लिए, डीएनए, आरएनए, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइप की बात करें तो माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, क्लिनिकल का मतलब कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए, रेफ्रिजरेटेड यानी जिन्हें टेम्परेचर से फर्क कब पड़ रहा है तो इस तरीके का इस्तेमाल कर लेंगे। और हाई स्पीड मतलब बहुत ज्यादा फाइन सेपरेशन के लिए। अल्ट्रा मतलब इसमें और ज्यादा स्पीड होगी और तेजी से चीजें अलग होंगी भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पेपर में 25 नंबर में आ सकता है। हमने कोशिश करके सारे बड़े बड़े
लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि ज्यादा नहीं तो हम उतनी हेल्प आपकी कर सके कि आप जाके पेपर अच्छे से लिख के आ पाओ। तो चलो भैया शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ही। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमने कितना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार यानी जो इसका इन्वेंशन है वो किसने किया? 1931 में दो आदमी हैं, एक रस्का भाई साहब हैं, एक नॉल भाई साहब हैं। दो लोगों ने इसका आविष्कार किया। पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, ये पीडीएफ आपको अपना फ्री चैनल है टेलीग्राम पे, BDKDN BSc, जिसपे 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। वही रियल अकाउंट है, उसे फॉलो कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो नॉल और रस्का दो आदमी हैं, इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, खोज करी। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई, की इंटरनल और एक्सटर्नल स्टडी की जाती है। जो छोटे छोटे जीव हैं वो कार्बनिक जीव है, कार्बनिक तो नहीं, कार्बनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गन शब्द आ जाता है, ऑर्गन शब्द जहां पे आ जाता है उसका मतलब होता है कार्बन। तो जो छोटे छोटे कार्बनिक जीव हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। मोटा मोटा समझ लेना और अपनी भाषा में लिख देना। इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत किस पे ये काम करता है, तो बहुत ही आसान है, आपको समझाते हैं। इसमें विजिबल लाइट के स्थान पर, तो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल ये है भैया, हमारा लोग कहते नहीं, हमारा सिद्धांत ये है हम विजिबल लाइट का यूज नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करेंगे। ठीक है भाई, कर लो। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें विजिबल लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम को लाइट सोर्स के रूप में यूज करा जाता है। नाम ही इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी वजह से है क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? संघनन, इकट्ठा करना, तथा एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, बढ़ा देना किसी चीज को। जैसे हम क्या करें, यहां जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं आके, तो अब इतनी तेज आवाज, मतलब पंखे चल रहे हैं, शोर हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है, मेरी आवाज को बढ़ा देता है और लोगों को वहां तक लेके जाता है भाई, सीधी सी बात है। तो कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा करना और एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी, इलेक्ट्रॉन बीम का कंडेंसेशन होगा, एम्पलीफिकेशन होगा, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करेंगे, यानी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को इकट्ठा करेंगे। ये कहते नहीं, कंडेंसेशन का मतलब यार, अरे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ी हो गई, कंडेंसेशन हो गया, उनका संघनन हो गया मेरे भाई। तो कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा करते हैं, एम्प्लीकेशन मतलब बढ़ाते हैं। किससे बढ़ाते हैं? तो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बढ़ाते हैं, और जो इमेज होती है उसे स्क्रीन पर बना देते हैं। यानी कुल मिला के जो चीज हम देख रहे हैं उसकी इमेज हमें स्क्रीन पर दिख जाएगी, सीधी सी बात है। तो कितना आसान है मेरे भाई, ठीक है। जैसे 50,000 वोल्टेज अगर लिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेज होती हैं वो वेवलेंथ उनकी कितनी हो जाती है? वेवलेंथ मतलब तरंगे, एक सेकंड में कितना चल रही है रे भाई, ठीक है। तो वो वेवलेंथ कितनी होती? तरंगदैर्घ्य 0.05 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी रिजॉल्विंग पावर निम्न होगी। रिजॉल्विंग पावर मतलब विभेदन क्षमता, कितनी छोटी छोटी चीजों को अलग अलग करके दिखा सकता है, विभेद करके दिखा सकता है, उसे रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता कहते हैं। 12th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ 1.23 अपॉन में अंडर रूट वी होता है। 1.23 रख दिया, हमने बताया कि भैया जब 50,000 वोल्ट लगाएंगे, 50,000 वोल्ट लगा दिया, भाग देंगे तो 0.0055 नैनोमीटर में आ गया। एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो नैनो में भैया माइनस के 9 होते हैं, एंगस्ट्रॉम में माइनस की 10 पावर होती है, तो 0.05 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो निकाल के भी दिखा दिया। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ की आधी होती है, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 हो गया, 0.0055 को 2 से भाग दे दिया, यानी रिजॉल्विंग पावर निकल के आ गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए 0.0027 नैनोमीटर। ध्यान से समझो, हमने यहां पे कुछ कठिन नहीं करा है, बल्कि क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने आविष्कार किया, क्या इसका यूज है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद हमने हेडिंग डाली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में बता दिया कि भैया बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी उसे इकट्ठा करेंगे, बढ़ाएंगे, टक्कर करवाएंगे अंधाधुंध, और जो भी हमें चीज देखनी है वो स्क्रीन पे हमें देखने को मिल जाएगा। अपनी भाषा में लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। फार्मूला यूज कर लिया। स्ट्रक्चर जब आप हेडिंग डालोगे तो स्ट्रक्चर के समय आपको पहले ये वाला डायग्राम बनाना है जो हमने लास्ट में लगा दिया है। भैया ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैथोड
होगा, फिर एनोड होगा, ठीक है, फिर कंडेंसर होगा, कंडेंसर के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, इस तरीके से 2 लेंस होंगे और ये फाइनल स्क्रीन होगी जहां पर हमें इमेज दिखाई देगी मेरे भाई। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में यहां पे लिख दी हैं, जो भी 4-5 आपके स्टेप हैं। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैथोड है तो हमने कैथोड लिख दिया। सबको पता है भैया कैथोड एनोड, एनोड के ऊपर प्लस, कैथोड के ऊपर माइनस। तो कैथोड कहां, मतलब माइनस का मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए। यह हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो यह इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। फिर कैथोड ट्यूब होगी, यह मेटल की यानी धातु की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर कैथोड होता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन रेस के मार्ग में रुकावट समाप्त करने के लिए कि भैया एक ट्यूब लगा दी आगे, यहां पे कैथोड लगा हुआ, आगे ट्यूब लगा दी। क्यों? ताकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो बीम की फॉर्म में चाहिए ना मेरे भाई में। तो अगर सीधे चले, कोई टक्कर ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो उसे रोकने के लिए ट्यूब के अंदर अंदर चले जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन रेस के मार्ग में रुकावट समाप्त करने के लिए इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं। वैक्यूम का मतलब निर्वात, ताकि वायु के जो कण है उनसे कोई भी टक्कर ना हो। इनसे होकर इलेक्ट्रॉन लेंस तक पहुंच जाते हैं। अब जब लेंस तक पहुंच गया तो सबसे पहले कंडेंसर लेंस होगा भाई, ठीक है। क्या होगा? यह एक मैग्नेटिक, सबसे पहले कंडेंसर होगा जो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। कॉइल होगी, कॉइल के बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑकुलर लेंस, 2 लेंस होंगे भाई, ठीक है। यह एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। कॉइल मतलब कुंडली। भैया लोग कहते नहीं कलयुग बैठा मार कुंडली, सांप कुंडली मार के बैठता। कुंडली मतलब ऐसे ऐसे करके बैठता ना, तो जहां पे एक से ज्यादा फेरे लपेट दिए जाते हैं तार के, उसे कुंडली कहते हैं भाई, ठीक है। चुंबकीय कुंडली होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल पर फोकस करती है, यानी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बिल्कुल सीधा चले, इस वजह से हम लोग एक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या करेगा, थोड़ा पावर को बढ़ाएगा। देखो भैया कंडेंसर के लिए हमने कंडेंस करने के लिए कंडेंसर इस्तेमाल किया है, एम्पलीफाई करने के लिए लेंस बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ही होती है जो सैंपल की एम्पलीफाइंग इमेज को बनाती है मेरे भाई। एम्पलीफाइंग का मतलब बढ़ी हुई, छोटी छोटी चीजें उन्हें बड़ा करके देखोगे तभी तो दिखेंगे ना। तो एम्पलीफाइंग इमेज को बनाएगा कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखो इस चित्र में आपको दिखाते हैं मेरे भाई, ये देखो सबसे पहले एनोड कैथोड है, ठीक है, फिर एक पूरी ट्यूब चलेगी, फिर ये देखो कंडेंसर है, फिर ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव ऑकुलर लेंस आएगा और आखिरी में स्क्रीन आ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने लिख दिया है, कहां गया सर जी ये, उसके बाद ऑकुलर लेंस आ जाएगा। ये क्या करेगा? थोड़ा और बड़ा करेगा मेरे भाई। यह एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी फर्स्ट इमेज को एम्पलीफाई कर देती है, और एम्पलीफाई करेगी तो चीजें और बड़ी हो जाएंगी भाई। अगर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उन्हें आपको बड़ा करके देखना है तो जाहिर सी बात है 2-4 लेंस तो पूरा लगाने पड़ेंगे ना भाई। तो ये और बड़ा कर देगा ऑकुलर लेंस। आखिरी में स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन क्या करेगी? इस पर फाइनल इमेज बनती है तथा इसकी जो पावर होती है, इसकी जो एनालिसिस होती है मेरे भाई, ठीक है, ओवरऑल इसकी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं भैया, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस का क्या मतलब? तुलनात्मक अध्ययन इसका हम लोग कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। माइक्रोस्कोप के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन वाला और एक होता है स्कैनिंग वाला, ठीक है। दोनों आप लिख दोगे आपका काम चल जाएगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लगा दिया है, आपको भेज देंगे। इंटरमीडिएट इमेज का मतलब क्या? जो बीच में इमेज बन रही है, फाइनल इमेज तो यहाँ स्क्रीन पे बनेगी ना, तो यहाँ जो बीच में इमेज बन रही है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? इंटरमीडिएट इमेज कह देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये कंडेंसर हो गया, आखिरी में एनोड हो गया। सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार 7.5 से 15 नंबर तक में ये आ जाती है। क्या है भाई ये? तो ये एक लैब टेक्निक होती है, ठीक। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स आपके लिए बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो फटाफट से, इसे भी 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले चलना है भाई, ठीक है। तो यह एक लैब टेक्निक है, लैब में इस्तेमाल किया, जिसका यूज काहे के लिए होता है? तो आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह मेथड बताता है कि किस जीन का आरएनए बन रहा है, कितना आरएनए बन रहा है और कब और कहां बन रहा है। ओवरऑल आरएनए के बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो सब काहे से मिलेगी? नॉर्थर्न ब्लॉटिंग से हमें मिलेगी भैया, ठीक है। तो कैसे, क्या क्या स्टेप होते हैं? तो पहला स्टेप होता है आरएनए एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अलग करना, निकालना भाई। तो सेल या टिश्यू से आरएनए को निकालते हैं, जैसे लीवर सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, यहां से ये सब निकलते हैं जो भी आरएनए वगैरह होते हैं भाई, ठीक है। सेल मतलब कोशिका हो गई, उनका ग्रुप बना दो तो टिश्यू हो गया। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, सेल से मिला है, और सेल्स के ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इन सबसे क्या होता है? आरएनए को निकाला जाता है, जैसे लीवर सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, यहां से ये निकलता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसमें क्या होगा? तो इसमें आरएनए को जेल, नाम ही है उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल के अंदर रन कराएंगे ताकि साइज के हिसाब से ये अलग अलग हो जाए।
पहले तो आरएनए को निकाल लिया, निकालने के बाद उसे जेल में डाल के रन करा दिया। जब जेल में डाल के रन कराएंगे तो जिसका साइज ज्यादा होगा मतलब वो नीचे चला गया, जिसका साइज कम है वो अलग हो गया। तो इस तरीके की चीजें होंगी। फिर ब्लॉटिंग होगी। ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर होना। तो आरएनए को एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देते हैं। मेम्ब्रेन का मोटा मतलब कह सकते हो झिल्ली टाइप भाई, ठीक है। तो जो भी आरएनए है उसे एक मेम्ब्रेन पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, उसकी ब्लॉटिंग कर देंगे इस तरीके से। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। मेम्ब्रेन पर एक रेडियो एक्टिव या फ्लोरिसेंट डीएनए प्रोब डालते हैं, ठीक है। ये प्रोब सिर्फ उसी आरएनए से चिपकता है जिसका सीक्वेंस मैच करता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? संकरण, दो अलग अलग तरीके की चीजों को मिला देना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो भैया आरएनए को हमने अलग किया। आरएनए को अलग करने के बाद कहां ट्रांसफर किया? मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद उसे हाइब्रिड बना दिया, यानी आरएनए और डीएनए को मिला दिया। तो भैया इस प्रोब को डाला, डालने के बाद क्या हुआ? उसी आरएनए से चिपकता है जिसका सीक्वेंस मैच कर जाएगा, यानी जिनका जो डीएनए प्रोब है और जो आरएनए जिनका सीक्वेंस मैच कर जाएगा वो आपस में चिपक जाएंगे और हाइब्रिड बनाएंगे। उसके बाद डिटेक्शन हो जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। एक्सरे फिल्म हो गया, स्कैनर हो गया, ये सिग्नल बताता है कि आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? ओवरऑल एक टेक्निक है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, जिससे हम लोग क्या करते हैं? आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। और आरएनए को ऐसे ही डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसे हमें डीएनए से चिपकाना पड़ेगा। डीएनए से हाइब्रिडाइजेशन उसका करा देते हैं और फिर मशीनों की सहायता से, सिग्नल्स की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि आरएनए अवेलेबल है या फिर नहीं है भैया, ठीक है। तो ये नॉर्थर्न ब्लॉटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटोग्राफी ये भी पेपर में लॉन्ग में आ सकता है, तो एक एक वीडियो से आप बढ़ रहे हो अपने अच्छे नंबरों की तरफ, ठीक भाई। जैसे क्रोमैटोग्राफी आप पढ़ के गए और 25 नंबर लॉन्ग में आ गया तो 75 में 25 वाला पास होता है। तो बहुत ही आसानी से और डिटेल में समझाने वाले हैं, समझो भाई। क्रोमैटोग्राफी का मोटा मोटा मतलब होता है किसी भी चीज की एनालिसिस करना। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं क्रोमैटोग्राफी का क्या काम होता था, बताओ। कोई कंपाउंड का कलर कैसा है, उसे अलग कैसे करोगे, उसकी टेक्निक्स क्या है, यही तो क्रोमैटोग्राफी है भाई। तो यही हमने लिख दिया कि क्रोमैटोग्राफी एक विशेष एनालिसिस की टेक्निक है, यानी इसके जरिए हम लोग एनालिसिस करते हैं जिसके द्वारा डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अलग अलग भी करा जा सकता है। यानी कोई कार्बनिक पदार्थ है, कोई अकार्बनिक पदार्थ है, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसकी। क्रोमैटोग्राफी शब्द का प्रयोग कब किया गया भैया? 1906 में ट्वेट ने किया था। यानी ओवरऑल जब पेपर में क्रोमैटोग्राफी आएगी तो आप क्या लिखोगे कि क्रोमैटोग्राफी एक एनालिसिस की टेक्निक है, इसके जरिए हम लोग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को अलग कर सकते हैं। 1906 में ट्वेट ने इसका इस्तेमाल किया भाई, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है उसे बहुत शॉर्ट में आपको समझाते हैं। देखो भैया, जब भी कभी कोई सोल्यूशन की बात होती है, कोई विलयन की बात होती है, तो विलयन में क्या होता है? जो घुलता है वो विलय, सल्यूट। जिसमें घुलता है विलायक, सॉल्वेंट। जो बनता है वो विलयन यानी सॉल्यूशन। ऐसे ही चलता है। जैसे चीनी घुली तो चीनी विलय है, पानी में घुली तो पानी विलायक है, शरबत बना तो शरबत क्या है? सॉल्यूशन है, यानी विलयन है। तो यहां पर भी क्रोमैटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो इसी तरीके से दो स्टेट पे काम करेगा। कैसे करेगा भाई? तो इसमें एक गतिशील स्टेट होगी, यानी जो मूविंग में होगी, जिसे हम लोग मोबाइल फेज कहेंगे। एक दूसरी जो होगी अचल का मतलब जो गतिशील नहीं होगी, स्टैटिक होगी भाई, ठीक है, उसे इमोबाइल फेज कह देंगे। गतिशील अवस्था सॉल्वेंट के रूप में काम करेगी। ये देखो, ये जो गतिशील वाली अवस्था है ये विलायक के रूप में काम करेगी, जिसमें कोई चीज घुलेगी। दूसरी वाली जो इमोबाइल वाली है, जो अचल वाली है, ये मैट्रिक्स के रूप में काम करेगी। मैट्रिक्स का मोटा मोटा मतलब होता है बचा खुचा, अशुद्धियां कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, या जिसे हमें अलग करना है उसे कह सकते हो भाई, ठीक है। तो जो इमोबाइल है वो मैट्रिक्स के रूप में काम करेगी। जब सॉल्वेंट मैट्रिक्स से फ्लो करेगा, अब सॉल्वेंट की गति तेज है क्योंकि ये मोबाइल वाली फेज है, ये मैट्रिक्स से गति करेगा, तो मैट्रिक्स जब इसमें घुलेगा तो मैट्रिक्स तो खुद रुका हुआ है ना, वो तो इमोबाइल फेज है, तो सॉल्वेंट की स्पीड कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो साफ साफ दिखाई देगा कौन कौन सी चीजें अलग करनी है। लो भैया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बस यही तो लिखा हुआ। जब सॉल्वेंट मैट्रिक्स से फ्लो करता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मैट्रिक्स से जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसे इंपीडेंस, इंपीडेंस आपने शब्द पढ़ा होगा, इंपीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा। कि जो मोबाइल वाली फेज है वो अंधाधुंध गति कर रही थी, उसमें मैट्रिक्स वाले लोग जुड़ गए तो क्या हुआ? बाधा पड़ी, रुकावट पड़ी, जिससे क्या हुआ? उसकी स्पीड कम हो गई। इसकी भिन्नता के कारण अलग अलग गति से मैट्रिक्स फ्लो करने लगती हैं, जिन्हें फ्रैक्शंस के रूप में अलग कर लिया जाता है। तो जब स्पीड में फर्क आएगा, प्रतिबाधा की वजह से, इंपीडेंस की वजह से, तो स्पीड अलग अलग हो जाएगी, उठा के भैया अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल काम करता है। क्या होता है? दो फेजेस हैं मोटा मोटा, ठीक, एक गतिशील है, एक रुकी हुई है, दोनों संपर्क
वर्क में आएंगे तो जो गतिशील वाली है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। अलग अलग स्पीड के चलते हम लोग चेक कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक है, और आसानी से चीज़ों को हम लोग अलग कर पाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पेपर में कई बार केवल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पूछ सकता है, केवल क्रोमेटोग्राफी 2 नंबर में पूछ सकता है, और अगर लॉन्ग में पूछे तो फिर पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको अभी तुरंत जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री चैनल है अपना, ठीक है, वहां पर क्लिक कर लेना। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी तुरंत ये पीडीएफ आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगी भाई। ठीक, BD BSc सर्च कर लेना, 70,000 के करीब लोग वहां पर जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, तो पहली होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, बहुत ही आसान है। क्या होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? इस क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एक फिल्टर पेपर पर डालते हैं। सीधी सी बात है भाई, फिल्टर पेपर लिया, हमें कंपोनेंट अलग करने हैं, उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन है उसे डाल दिया। सॉल्यूशन पेपर में ट्रेवल करता है, पेपर में ट्रेवल करेगा तथा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कितना सॉल्यूट चला, कितना सॉल्वेंट चला का एक सर्टेन रेशियो होता है। ठीक भाई, अब आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि भैया जो सॉल्यूशन यानी विलयन है उसके अंदर जो घुला वो सॉल्यूट है यानी विलय है, जिसमें घुला वो सॉल्वेंट यानी विलायक है, तो ये कितना चल पाए। ठीक है, ये जो हमने फिल्टर पेपर डाला इसमें इन्होंने कितना ट्रेवल किया है, इन दोनों का रेशियो हमेशा एक सर्टेन होगा, जिसे हम लोग R फॉर रेशियो कहेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट यानी विलय कितना चला, बटे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट के अणु कितना चले, इन दोनों का रेशियो एक निश्चित होता है, जिसे हम लोगों ने RF से लिख दिया है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है कि विलय कितना चल रहा है, विलायक कितना चल रहा है। इस टेक्निक के बारे में बीन ने बताया था 1961 में। क्रोमेटोग्राफी, इसके भी कई प्रकार होते हैं। क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर भी कई प्रकार हैं, जैसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल क्रोमेटोग्राफी है। कुछ लोग कहेंगे सर इनके बारे में भी पढ़े, भाई कितना पढ़ोगे यार, वैसे ही आप अपनी SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, साथ में लॉन्ग आएगा, लॉन्ग पेपर में कितने नंबर का लिखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 से 4 पेज लिख देते हो साफ सुथरे तो बहुत आराम से आपको 25 नंबर की जुगाड़ हो सकती है। तो बहुत लंबा तो वैसे ही हो जाएगा जब इसके प्रकार लिखना है, तो प्रकार के अंदर के प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, दूसरी होती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल आसान है। इस क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के आधार पर, कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, उसके आधार पर अलग करते हैं। इसमें कौन होता है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है, पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी जितना भी विटामिन वगैरह है, प्रोटीन का, पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क है भैया, पेप्टाइड जब बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं तभी तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स को अलग किया जा सकता है, यानी ये जो जेल वाली फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें साइज के आधार पर अलग करेंगे, और यही जितने भी हैं DNA, RNA, पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सबको इस क्रोमेटोग्राफी की सहायता से अलग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपने बता दिया, प्रिंसिपल क्या है आपने बता दिया, प्रकार क्या है उस प्रकार लिख दिया, भैया किसका इस्तेमाल, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिख दिया, किसे निकाला जाता है वो लिख दिया, और क्या लिखोगे भाई, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो ये भी जो जेल क्रोमेटोग्राफी है जो ऊपर वाली थी साइज के आधार पर, उसी की क्या है एडवांस फॉर्म है, जिसमें आयन एक्सचेंज रेजिन का प्रयोग करा जाता है, जैसे डाई एथिल एमिनो एथिल ग्लूकोज सेलुलोज, ये क्या है, ये एक रेजिन होता है, एक कंपाउंड होता है, इसका इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये एनाइन तथा कैटाइन एक्सचेंजर के रूप में काम करता है। एनाइन और कैटाइन मतलब क्या है, एनाइन मतलब माइनस, कैटाइन माने प्लस, तो इन्हें एक्सचेंज करने का ये काम करता है। ये मेथड भी एमिनो एसिड, प्रोटीन को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊपर वाला मेथड है जेल वाला, उसमें भी हम लोग प्रोटीन, DNA, RNA ये सब अलग करते हैं, बस उसमें क्या करते हैं साइज के आधार पर उठा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं आयन को एक्सचेंज करते हैं, प्लस माइनस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक, उसके लिए रेजिन का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन, एमिनो एसिड, इन सबको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक लाइन में भी अगर आप याद कर लोगे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या चीजें होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिखोगे तब भी काफी हो जाएगा, क्योंकि पेपर की जो कॉपी होती है वो देखा जाए तो लगभग इस तरीके की होती है, लगभग इस पेज जैसे अगर बेड़े में हम लोग इसे पकड़े तो यहाँ जब आप लिखना शुरू करोगे, हेडिंग्स डालना शुरू करोगे, तो एक पे अगर 2 हेडिंग्स भी आएंगी तब भी 3-4 पेजेस आराम से भर जाएंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी भाई। ठीक है, अगला है गैस क्रोमेटोग्राफी। यह मेथड वोलाटाइल, नाम ही है उसका गैस, गैस का मतलब क्या, बाष्प की फॉर्म की बात करी आई तो वोलाटाइल का मतलब होता है बाष्पशील, जो लोग भाप बन के उड़ सकते हैं। तो ये मेथड वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करा जाता है। इसके द्वारा मिक्सचर में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं की परसेंटेज और प्योरिटी को हम लोग पता कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस का मतलब क्या,
वोलाटाइल, जो बाष्प बन के उड़ सकता है, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट की परसेंटेज को चेक करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में अगर हम लोग बात करें भाई तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। ये क्या होती है? ये भी जो हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रकार पढ़ रहे हैं उसी का ये परिवर्तित रूप है। पेपर के स्थान पर इसमें क्या होता है, ग्लास प्लेट का यूज हम लोग कर लेते हैं। इसका यूज पेपर क्रोमेटोग्राफी के समान ही होता है। यानी ओवरऑल बात करें तो काफी सारी क्रोमेटोग्राफीज हैं, जिसमें जो पहली वाली है वो कौन सी है? पहली वाली जो क्रोमेटोग्राफी है, बताओ, प्रिंसिपल तो आपको बता दिया, पहली कौन सी है? पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हम लोग देखते हैं कोई फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसके कुछ प्रकार हैं। दूसरा कौन सा? जेल फिल्ट्रेशन, इसमें साइज के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे। तीसरा कौन सा? आयन एक्सचेंज, इसमें क्या करेंगे कि रेजिन का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से चीजों को अलग करेंगे। गैस में क्या, जो बाष्पशील हैं, जो गैस की फॉर्म में जा सकते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और थिन लेयर भी पेपर की तरह ही है, बस इसमें पेपर का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे ग्लास प्लेट यानी कांच की प्लेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। आज चारगाफ रूल के बारे में आपको बताते हैं, समझो भैया। हम लोगों ने पढ़े हुए हैं नाइट्रोजनस क्षार, जरा हिंदी में आते हैं, देसी भाषा में नाइट्रोजनी बेस हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोगों ने भैया डीएनए जाना था, हम लोगों ने आरएनए जाना था, हम लोगों ने एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ये सब हम जानते थे ना। सुना सुना लग रहा होगा भाई, सुना सुना नहीं लग रहा होगा। अगर आपको ये पता है तो फिर बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि चारगाफ रूल क्या है। चारगाफ ने क्या किया, इनके बीच में एक रिलेशन बता दिया कि भैया देखो ये इनका रेशियो होता है और ये तरीके से ये पाए जाते हैं। समझो, बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा और 5 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझो भैया, डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। पहले भी हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? तो एक प्यूरीन होते हैं, एक पिरिमिडीन होते हैं। सर जी कौन कौन से प्यूरीन होते हैं, कौन कौन से पिरिमिडीन होते हैं? तो प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन ये इसमें होते हैं। उसमें क्या होता है, एक कम होता है इससे, और उसमें क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है उसकी जगह पे भाई, ठीक है। तो पिरिमिडीन में कौन कौन आ जाएगा भैया? साइटोसिन आ जाएगा और थायामीन आ जाएगा। समझो, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन। तो शुरुआत वाले जो हैं एडेनिन, ग्वानिन, वो कौन से हैं भाई? प्यूरीन क्षार है। साइटोसिन और थायामीन कौन से हैं? पिरिमिडीन क्षार हैं। अब इन्होंने बताया कि देखो, सबको पता है कि किसकी पेयरिंग किसके साथ होती है, तो पता ही है एडेनिन की जो पेयरिंग होती है वो हमेशा थायामीन से होती है, यानी एडेनिन जुड़ा होता है थायामीन के साथ में। और जो साइटोसिन की पेयरिंग होती है वो हमेशा कहाँ से होती है? ग्वानिन से होती है। तो एडेनिन हमेशा टी से, यानी ए हमेशा टी से जुड़ा होता है, ठीक है। और साइटोसिन यानी सी का से जुड़ा होता है, जी से जुड़ा होता है, ठीक है भैया। अब चारगाफ ने क्या किया, इन चारों में आपस में कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक। चारगाफ ने इन बेसिस की एनालिसिस करी, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन सबके बारे में विश्लेषण किया, एनालिसिस की। इस आधार पर एक इक्विवेलेंस रूल प्रस्तुत किया। इक्विवेलेंस का मतलब किस तरीके से हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक इक्विवेलेंस रूल प्रस्तुत किया जिसे चारगाफ रूल कहते हैं। क्या कहा चारगाफ ने भाई? चारगाफ ने कहा कि A + G यानी AgTC, AgTC ऐसे करके याद रखना। जैसे ASTC होता था ना, हम लोग पढ़ते थे मैथ में भैया 9th क्लास में, वैसे AS की जगह AgTC। तो A और G दोनों को जोड़ दो, T और C दोनों को जोड़ दो। दोनों का जब रेशियो आप निकालोगे तो वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, यही लिखा। अर्थात प्यूरीन जो क्षार है और पिरिमिडीन जो क्षार है की मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है। यानी प्यूरीन क्षार और पिरिमिडीन क्षार की जब आप मोलर कंसंट्रेशन निकालोगे, मान लिया इसकी मोलर कंसंट्रेशन 5 आया, मान लिया इसका भी 5 आया, डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 1 रह गया। यानी प्यूरीन और पिरिमिडीन की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। इसी वजह से जो इनका रेशियो आता है वो 1 आता है भाई, ठीक है। जबकि अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि ATGC कर दें, A और T को जोड़ दें, G और C को जोड़ दें, तो प्रत्येक स्पेसीज के लिए, जैसे मनुष्य के लिए इसकी एक लिमिटेड वैल्यू होगी, अलग से पता होगा, ठीक है। कुत्ते के लिए अलग होगी, गधे के लिए अलग होगी। तो भैया अगर बात करें A + G और AgTC की तो इसका रेशियो 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करें A + T और G + C इनके रेशियो की बात करें तो इनकी वैल्यू प्रत्येक स्पेसीज में निश्चित होती है। यानी इनकी जो वैल्यू है वो सर्टेन होगी। इसमें क्या होगा? इसमें तो मात्रा बराबर होगी तो कैंसिल होकर रेशियो 1 हो जाएगा। इसमें मात्रा बराबर नहीं होगी बल्कि एक सर्टेन वैल्यू होगी। जैसे इन्होंने कहा
कि ह्यूमन यानी मनुष्य की बात करें तो A+T और G+C की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.52 होती है भाई, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, देखो अपनी भाषा में समझ लिया करो कि चारगाफ रूल क्या होता है। तो भैया सबको पता है डीएनए में 2 तरीके के बेस होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, साइटोसिन, आपस में इनमें रिलेशन होता है। उस रिलेशन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया चारगाफ ने। चारगाफ ने क्या कहा, अगर रेशियो निकालोगे प्यूरीन और पिरिमिडीन का, तो भैया रेशियो क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, बराबर से बराबर कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा। लेकिन अगर इस रेशियो को थोड़ा सा विश्लेषण और किया और इन चीजों को आपस में चेंज करें, इनके प्लेसेस को इधर उधर कर दें, तो A+T और G+C की जो वैल्यू है ये हमेशा बदलती रहेगी। हर स्पेसीज में ये अलग अलग होगी। जैसे मनुष्यों के लिए इन्होंने इसकी वैल्यू कितनी बताई कि मनुष्यों के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.52 भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है चारगाफ का। नॉनसेंस कोडॉन क्या होता है, आरएनए एडिटिंग क्या होती है, दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, पेपर में 3-3 नंबर में आते हैं भैया। तो 6 नंबर की जुगाड़ है, आप कोई पेपर उठा के देख लेना, उनमें ये क्वेश्चन लगभग आया ही होगा। नाम से ही पता चला नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब बेकार का, ऐसा कोडॉन जो किसी काम का ना हो, बल्कि जो प्रोटीन बन रही हो, उसकी सिंथेसिस हो रही हो, उसे भी रोक दे, खत्म कर दे, नॉनसेंस कोडॉन कहलाता। तो हमने लिख दिया ये ऐसे कोडॉन होते हैं जो किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। एमिनो एसिड से मिलके ही क्या बनता है, प्रोटीन। कोई कहे प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो एमिनो एसिड। कई एमिनो एसिड आपस में मिलते चले जाते हैं, उसी से तो ज्यूट्रायन बना करता था। तो कई एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल जो बिल्कुल सीधी सीधी संरचना होती है। जब उसी को घुमा देते हैं तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बन जाती है। तो रियलिटी यह है कि ये ऐसे कोडॉन है जो एमिनो एसिड कोडिंग नहीं कर पाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। जब कोडिंग ही नहीं हो रही है तो प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। इन्हें हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये स्टॉप कोडॉन है। ये राइबोसोम को सिग्नल देते हैं कि प्रोटीन का निर्माण ना किया जाए। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ये सिग्नल भेजते हैं कि भैया प्रोटीन का निर्माण ना करो, कोई भी कोडिंग नहीं हो पा रही। जैसे कुछ नॉनसेंस कोडॉन क्या है, तो UAA एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, UAG एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, UGA एक नॉनसेंस कोडॉन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अगर mRNA का सीक्वेंस हो, जैसे मान लिया कोई mRNA, सबको पता है RNA के कई प्रकार हैं, tRNA है, mRNA है। तो अगर mRNA की सीक्वेंस की बात करें तो अगर इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा AUG, GGC, UAA इस तरीके से, तो भैया प्रोटीन का निर्माण क्या होगा, रुक जाएगा। RNA का मतलब क्या, RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। अगर इसका इस तरीके का मेरे भाई सीक्वेंस दिख गया तो देखो इसके अंदर UAA आ गया, इसका मतलब प्रोटीन का निर्माण जो है वो रुक जाएगा। AUG क्या करता है, AUG स्टार्ट कोडॉन होता है। AUG अगर दिख रहा है इसका मतलब कोडॉन स्टार्ट, चालू कर देगा प्रोटीन का निर्माण। GGC क्या है भैया, ग्लाइसिन है। और UAA क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है, प्रोटीन यहीं पर रुक जाएगा, यानी यहां से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और यहीं तक केवल निर्माण होगा और प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। UAA एक स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है। यदि किसी जीन में गलती से एक नॉर्मल कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन बन जाए तब प्रोटीन अधूरा बन जाता है और ये सीरियस डिजीज भी बन सकता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ध्यान से समझिए, मान लिया प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और प्रोटीन के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद में कोई जीन ऐसा है जो पहले नॉर्मल कोडॉन था, बाद में वो नॉनसेंस कोडॉन में कन्वर्ट हो गया बीच में ही, तो क्या होगा भैया, एक ऐसा बीमारी हो सकती है जो बीमारी क्या करेगी, गंभीर बीमारी होगी, क्योंकि इसमें अधूरा प्रोटीन बन के रह जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इस बीमारी को बोलते हैं। इसकी वजह से हो जाता है जब कोडॉन की सहायता से प्रोटीन अधूरा बन जाता है भाई, ठीक है। RNA एडिटिंग एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 नंबर में। RNA एडिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एडिट कर देना। तो RNA एडिटिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है जिसमें mRNA के न्यूक्लियोटाइड, भैया mRNA के अंदर कौन कौन होता है बताओ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यही तो बेस होते हैं RNA के अंदर। तो इनमें चेंजेस होंगे, यानी एडिटिंग कर देंगे हम जो इसके बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इन सब के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इन सब के अंदर एडिटिंग कर देंगे यार सरल भाषा में। इसलिए तो इसे क्या कह रहे हैं, RNA एडिटिंग कहेंगे भाई, ठीक है। कभी ऐड, कभी डिलीट, कभी रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए AUG एक गायब हो गया, CCG एक गायब हो गया, UUA एक गायब हो गया। तो इस पैटर्न से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, परंतु RNA एडिटिंग के बाद AUG, UGC, UAA पैटर्न चेंज होने की एक पूरी प्रक्रिया प्रोटीन से अलग हो गई। ध्यान से समझिए,
AUG, UGC, UCG या फिर UAA प्रोटीन चेंज होने से एक पूरी प्रोटीन अलग हो जाती है। सरल भाषा में हम लोग क्या कहें कि भैया पहले मान लिया RNA क्या कर रहा था, RNA का कोई पैटर्न था, RNA प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, फिर क्या हुआ, हमने एडिटिंग कर दी, एडिटिंग करने के बाद कुछ नया पैटर्न बना, ठीक। एडिटिंग करने के बाद क्या हुआ, नया पैटर्न, जब नया पैटर्न बनेगा तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा वो भी अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से RNA एडिटिंग होती है, पूरा प्रोटीन का पैटर्न अलग हो जाता है। टाइप्स ऑफ RNA एडिटिंग, इसके क्या प्रकार क्या है इसके, कौन सा भैया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा मैच खेलने गए, किसी को बाथरूम लग गया, बोले सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, इनकी जगह पे ये आएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक को हटा के उसकी जगह पे दूसरे को रख देना। तो इसमें क्या करेंगे, एक बेस को दूसरे बेस से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे भैया C फॉर साइटोसिन है, C से हमने U को रिप्लेस कर दिया तो भैया साइटोसिन यूरेसिल से रिप्लेस हो गया। एडिटिंग, ये पौधों के अंदर ये वाली एडिटिंग पाई जाती है जहां पर साइटोसिन से यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डिलेशन होता है, इंसर्शन, इंसर्ट का मतलब क्या, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई नया डाल देना, या फिर डिलेशन का मतलब होता है हटा देना भैया, ठीक है। तो RNA में एक नया बेस जोड़ देते हैं या फिर एक बेस को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंसर्ट करना मतलब ऐड कर देना एक्स्ट्रा, और डिलीट का मतलब एक हटा देना बेस। तो इस तरीके की एडिटिंग भी होती है। जैसे ट्राइपेनोसोमा जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी भाई, हमने आपको जो इंपॉर्टेंट बता रखे होंगे। ट्राइपेनोसोम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है भैया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एडिटिंग होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन के फंक्शन को चेंज करने के लिए सेम तरीके की प्रोटीन बन रही है, सेम तरीके के फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनके फंक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेल की नीड के हिसाब से प्रोटीन मॉडिफाई कर देते हैं, किसी कोशिका को जरूरत है तो प्रोटीन को मॉडिफाई कर देते हैं। एवोल्यूशन में नए वेरिएशंस लाने में हेल्प करता है। जब भी कभी एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन का मतलब कुछ नया करना, पहले पूंछ थी अब नहीं है, पहले लोग कान चला सकते थे अब नहीं चला पा रहे, पहले लोगों की आंखों में झिल्ली थी निमेशक पटल अब नहीं है, एवोल्यूशन के जरिए गायब होता ना। तो समय के साथ जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग एडिटिंग, ये सब दुनिया भर की नहीं, आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके कभी। तो ओवरऑल बात करें तो RNA एडिटिंग से हम लोग क्या करते हैं, RNA के अंदर जो बेस है, ठीक है, उन्हें हम लोग एडिट करते हैं, कभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कभी ऐड कर देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से RNA एडिटिंग काम करती है भाई, ठीक है। RNA पॉलीमरेज क्या होता है, बहुत ही आसान है भाई। RNA पॉलीमरेज है क्या असलियत में, ये एक एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो रिएक्शंस को करवाते हैं भाई, ठीक है। सरल भाषा में ये उत्प्रेरक होते हैं, क्रियाओं को कराने का काम करते हैं भाई, ठीक है। तो हमने लिखा RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो DNA से RNA बनाने का काम करता है। सभी को पता है DNA का मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA से RNA बनाने के लिए हम लोग RNA पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में काम करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमें DNA से RNA मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। यानी सरल भाषा में कहें, आपने पढ़ रखा है DNA में कितने मतलब जो स्तंभ होते हैं, जो खंभे होते हैं, सरल भाषा में कहें वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस तरीके का चेन स्ट्रक्चर आया करता था। अगर हमें गंदा सा स्ट्रक्चर बना दें तो इस तरीके से आपने देखा था भैया, इस तरीके का स्ट्रक्चर आता था, एक इधर चलता था एक इधर चलता था। इसमें कुछ बेस होते हैं, इसमें कुछ बेस होते हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन से बेस होते थे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता था। यानी ओवरऑल क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस DNA का ही इस्तेमाल करेंगे और इससे हम लोग RNA का निर्माण करेंगे। तो वर्किंग क्या है, सबसे पहले इनिशिएशन होगा भैया। इनिशिएशन मतलब शुरुआत कैसे होगी, तो RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, DNA के एक स्पेसिफिक रीजन पर अटैच होता है, यहां RNA को बनना ये स्टार्ट करता है। यानी ये जो एंजाइम है DNA के एक स्पेशल रीजन पे कनेक्ट होगा और यहीं से फॉर्मेशन होगा RNA के बनने का। इसलिए कह रहे हैं इनिशिएट होना, शुरुआत होना, इस तरीके से चीजें बनेंगी। फिर क्या होगा, जब ये बन गया तो अब हमें क्या करना है, इलॉन्गेट करना है। तो दूसरा प्रोसेस होगा इलॉन्गेशन। इसमें क्या होगा, ये एंजाइम DNA के एक स्ट्रैंड का यूज करता है। स्ट्रैंड मतलब भाई जो खंबे 2 पिलर्स हैं सरल भाषा में कहें, उनमें से एक स्ट्रैंड का यूज करता है और नए RNA न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं भैया, तो सबको पता है RNA के अंदर थायमिन नहीं होता है, बल्कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है उसकी जगह पर। तो ये इन्हें जोड़ना शुरू कर देता। भाई RNA ऐसे ही तो बनेगा यार, DNA पे पहले से कोई बैठा हुआ है और वो कह रहा है इस DNA से ही हम RNA का निर्माण करेंगे, देखना तुम्हारे जो पिलर है इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो उसे पिलर बना के
जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें जोड़ने का काम शुरू कर देता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ने लगता है, जिससे इलॉन्गेशन होता है। जब ये इलॉन्गेशन होता है तो किस तरीके से करता है ये? तो भैया अगर डीएनए में कोई ए रहा होगा, ए का मतलब एडेनिन रहा होगा, तो जब वो आरएनए में इलॉन्गेट होगा तो वो यूरेसिल लगेगा भाई, ठीक है। ऐसे ही डीएनए में अगर कोई थायामिन रहा होगा तो यहाँ पे ये एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन रहा होगा तो यहाँ ये साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन रहा होगा तो ये ग्वानिन रहा होगा। ओवरऑल बात करें तो डीएनए के अंदर थायामिन एक्स्ट्रा है और आरएनए के अंदर यूरेसिल एक्स्ट्रा है। बाकी देखो ए, जी और क्या बोलते ए, जी, सी, ये देखो ये तो सब ऐसे ही है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इलॉन्गेशन होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसी पे अटैच है, वहां से कनेक्टेड है, प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसके बाद इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ। फिर क्या होगा भाई? टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? तो जब आरएनए पॉली, अब टर्मिनेशन का मतलब अलग भी तो होना है भैया, बना लिया, प्रोड्यूस कर लिया, डेवलप कर लिया, अब अलग करो, टर्मिनेट करके अलग कर लो। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एक स्टॉप सिग्नल पे पहुंच जाता है, यानी एक इतना सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई बन के कंप्लीट हो गया, तो वो आरएनए को बनाना बंद कर देता है और आरएनए चेन को रिलीज कर देता है। यानी फाइनली जो आरएनए चेन बन गई है, जो आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया, उसे अलग कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप हो सकते हैं? तो एक तो भैया इन प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, तो ये सिर्फ एक तरीके का ही होता है। और जो सभी प्रकार के आरएनए, चाहे एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, इन सबको बनाने का काम करता है। तो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो एक ही प्रकार का होगा, और जितने भी आरएनए होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इन सबको ये बनाने का काम करेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। पहला प्रोकैरियोट्स के अंदर है और दूसरा यूकैरियोट्स के अंदर ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, इन सब में तो ये तीन तरीके का होता है भैया। कैसे होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये टीआरएनए, और जो छोटे छोटे आरएनए होते हैं उन्हें ये बनाने का काम करता है भाई, ठीक है। तो आप समझ गए भैया कैसे काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। असलियत में ये डीएनए से आरएनए का प्रोडक्शन करता है और उसमें भी क्या है कंडीशन, पहले बनेगा, फिर वो इलॉन्गेट होगा, फिर वो टर्मिनेट होके अलग हो जाएगा। टाइप की बात करें तो जो बैक्टीरिया की बात करोगे, प्रोकैरियोट्स में तो एक ही तरीके का है, वही सब बना देगा। लेकिन पौधों में, ह्यूमंस में, इन सब में बात करें तो तीन तरीके के होंगे, एक आरआरएनए बनाएगा, एक एम बनाएगा, एक टी बनाएगा, और जो छोटे छोटे आरएनए हैं उन्हें भी बनाने का काम करेगा भाई, ठीक है। जीन क्या होता है पहले तो ये बताओ। सबसे पहले जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे सर जी ने कहा था जीन्स जो है माता पिता से हम लोगों में पहुंचते हैं। हम बड़ा हंसे, हमने कि जीन्स तो पहनने वाली होती है यार। फिर हमें समझ में आया कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है भैया? माता पिता के लक्षणों जब आप में पहुंचते हैं तो क्या होता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है ना। वो डीएनए टेस्ट क्यों कराया जाता है? क्योंकि वो लक्षण आप तक कौन लेके आए हैं? जीन्स लेके आए हैं, डीएनए लेके आया है। तो डीएनए के ऊपर स्थित छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। ये माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? जीन का है कि प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बने होते हैं। डीएनए के एक पार्ट, एक खंड को जिसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता कूट। जो लक्षण पहुंचेंगे मेरे भाई उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। सब 9th क्लास का है मेरे भाई, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बताओ जीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके ऊपर जीएनए कोड पाया जाता है, जेनेटिक कोड पाया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जोहानसन ने बताया, ठीक भाई। इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही दे देंगे। आराम से जाके भाई याद कर लेना, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। सुनो, इसकी कुछ डेफिनेशंस है। जैसे भैया थोड़ा कठिन कठिन नाम है तो हिंदी में भी लिख दिए हैं। सिलीजेनेस्की नाम है और स्टेनले नाम है। इन लोगों ने क्या बताया भैया जीन के बारे में? कि जीन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार स्मॉल यूनिट्स होते हैं, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये इन लोगों ने बताया, स्टेनले वगैरह ने। ये बिना किसी चेंज के जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। लार्ज स्केल पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस से बने केमिकल रेडिकल्स होते हैं। ये वाटसन और क्रिक ने बताया। यानी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, स्टेनले वगैरह ने बताया, वाटसन क्रिक ने बताया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, फास्फोरस से बने हुए ये केमिकल रेडिकल्स होते हैं भाई, ठीक है।
उसके बाद जीन थ्योरी क्या है भैया, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आप आराम से एक बार समझ लोगे, लिखाओगे। जीन थ्योरी क्या है? थॉमस मॉर्गन नाम का व्यक्ति है, ड्रोसोफिला आपने पढ़ रखी होगी, मक्खी होती है, कौन सी मक्खी? फल मक्खी भी कहते हैं इसे, फलों के ऊपर मंडराती पाई जाती। तो भैया ड्रोसोफिला जो मक्खी है, मैं स्टडी करके ज्ञात किया कि 4 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जेनेटिक ट्रेट्स यानी गुण पाए जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने जो जीन का कॉन्सेप्ट है वो दिया। सरल भाषा में समझो, जीन का कॉन्सेप्ट कैसे दिया मॉर्गन ने? जो ड्रोसोफिला मक्खी है भाई, उसके ऊपर रिसर्च करी और बताया, क्या बताया कि 4 जोड़ी अगर क्रोमोसोम उठाएं, 4 जोड़ी गुणसूत्र उठाएं तो उन पे जेनेटिक लक्षण पाए जाएंगे और उस आधार पर जीन कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं भैया? छोटी छोटी यूनिट पाई जाती हैं जिन्हें ही हम लोग जीन कहते हैं। यही पढ़ रखा हम लोगों ने। गुणसूत्र क्या होते हैं भैया? सबको पता है कि भैया मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं भैया, ठीक है। कितने कैसे कैसे मिलते हैं? पता 22 मिल गए मम्मी से, 22 मिल गए पापा से, x मिल गए तो लड़की हो गई, XY हो गया तो लड़का हो गया। यही पढ़ रखा हम लोगों ने बेसिक से भैया, ठीक है। तो इन गुणसूत्रों के ऊपर जो छोटी छोटी जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं, आनुवंशिक इकाइयां पाई जाती हैं जो लक्षणों को लेके जाती हैं, उन्हें हम लोग जीन कहते हैं। जीन क्रोमोसोम्स में सदा लीनियरली अरेंज रहते हैं, यानी सीधे सीधे क्रमिक रूप से अरेंज रहते हैं भाई, ठीक है। जीन का कॉन्सेप्ट क्या है? जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया? सटन है, ब्रिजेस है, मूलर है, मॉर्गन है, इन सब ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को दिया। क्या दिया? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स वाले फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, मतलब हर तरीके के नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर वाले यूनिट्स होते हैं। उसके अलावा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, पहुंचेंगे ही, ऊपर लिख चुके हैं। स्पेशल क्रोमोसोम्स पर जीन का स्पेशल प्लेस होता है, यानी कहीं भी पाए जाएंगे, एक निश्चित विशेष स्थान पर पाए जाते हैं जिसे लोकस कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जीन्स द्वारा एंजाइम्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जीन के द्वारा एंजाइम बनते हैं और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स लीनियरली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, यानी सीधे सीधे करके रखे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनमें सेल्फ कॉपिंग की क्षमता होती है, यानी सरल भाषा में कहें प्रतिलिपिकरण, अपने आप को कॉपी करते हैं। इनमें म्यूटेशन होता है यानी उत्परिवर्तन होता है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपने पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो भैया जीन काहे से मिलकर बना? डीएनए के ही खंड है, डीएनए का ही छोटा सा भाग है। तो जब डीएनए का छोटा भाग है तो केमिकल नेचर डीएनए के समान ही होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड निम्न कंपोनेंट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? सबसे पहले इसमें शुगर होती है, ये पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, सभी को पता है। डीएनए के अंदर नाम ही क्या है उसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा होती है, यह फास्फेट मॉलिक्यूल से जुड़कर शुगर फास्फेट चेन बनाती है। सीधी सी बात है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसी का छोटा सा पार्ट जीन होता है। इसके अंदर पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा पाई जाती है, जो फास्फेट से मिलने के बाद शुगर फास्फेट बना लेती है भाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार आपने पढ़ रखे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। तो इसमें नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजिनस कहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस कह लो, नाइट्रोजिनस लिख दो, ज्यादा अच्छी बात है। निम्न प्रकार के होते हैं, पहले प्यूरिन होते हैं, दूसरे पिरिडीन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं? डबल रिंग वाले होते हैं भैया, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। जैसे इसमें एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। पिरिमिडीन्स में क्या होता है? ये एक रिंग वाले, सिंगल रिंग वाले होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं। इसमें थायामीन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है भाई। एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन यही डीएनए में पाए जाते हैं, यही जीन में पाए जाएंगे। प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, निश्चित संख्या में होती है। जैसे एडेनिन और थायामीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें जीन, तो इसकी स्टडी किसने? बेंजर ने की थी। इनके अनुसार जीन डीएनए की स्मॉल यूनिट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे भाग होते हैं। कॉमिंग ने बताया कि जीन्स का एक ग्रुप क्रोमोफियर कहलाता है, क्रोमोमियर कहलाता है, जिसमें कई यूनिट्स होती हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या बताया? जैसे इनका नाम क्या है? बेंजर ने क्या बताया कि डीएनए की छोटी यूनिट होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें। दूसरा कौन है? कॉमिंग है। इनने क्या बताया कि जो जीन्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे जीन्स मिलेंगे, उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, जिसमें कई यूनिट्स पाई जाती है। जैसे एक रेकॉन पाया जाता है। रेकॉन क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। क्रॉसिंग ओवर के समय 2 न्यूक्लियोटाइड्स को 2 क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल में एक्सचेंज करता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल आपस में एक्सचेंज होते हैं, किसकी सहायता से? रेकॉन की सहायता से। म्यूटॉन क्या होता है? ये डीएनए की छोटी यूनिट होती है, जिससे म्यूटेशन हो सकता है, यानी काय में अभी आपको बताया था, बताओ म्यूटेशन क्या होता है?
उसके बाद क्या होता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में निर्माण में भाग लेगा। भाई छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें पॉइंट बना बना के याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत जमाना हो गया इसे पढ़ाते हुए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गाँव में होते, कहते सर जी नहीं जुगाड़ बन पा रही, कुछ नोट्स दे दो, आसानी से बना दो। तो कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे हम छांट सकते हैं वैसे आप भी छांट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कॉम्प्लॉन क्या होता है, यह सिस्ट्रॉन की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, यानी उसी का पूरक होता है, दोनों मिलके काम करते हैं भाई, ठीक है। ऑपेरॉन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए से प्राप्त जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कम कर सकता है। रेप्लिकॉन क्या होगा भैया, नाम ही है उसका, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, उसकी कॉपी बनाना भैया, ठीक है। तो ये प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन में यूनिट होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुलर के अकॉर्डिंग जीन्स को 5 सीरीज में क्लासिफाई किया गया, इनका केवल नाम आप पढ़ लेना, जैसे हाइपोमॉर्फस है, एमॉर्फस है, नियोमॉर्फस है, हाइपरमॉर्फस है और एंटीमॉर्फस जीन है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है।